नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले सावधानी आप समझ लीजिए क्या है। यदि आप मेरा कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स जरूर से खोल करके देखिए। हो सकता है कि कॉपी पेस्ट करने में या किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, तो मैं उसे करेक्ट करके पिन कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराता हूं, जो सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देगा। मैं जानता हूं कि यदि आप याद करते हैं और कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो एक प्रश्न की कीमत क्या होती है। मैं यूपी पीजीटी 2013 का इंटरव्यू दिया था और एक क्वेश्चन यदि मेरा सही रहा होता तो उसी बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं वीडियो बनाने के बाद कहीं कॉपी पेस्ट करने में या कुछ तथ्यों में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो आप लोगों के द्वारा ही सुझाव देने पर मैं उसमें संशोधन करता हूं। इसलिए मेरे कोई भी वीडियो यदि आप देखते हैं तो उसको इसमें तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको गलत हो जाए इसमें से। तो एक बार कमेंट बॉक्स खोल करके जरूर से देख लीजिए, कहीं कोई उसमें संशोधन तो नहीं पड़ा है। इस वीडियो का उद्देश्य क्या है तो ये जानिए। इस वीडियो के सभी प्रश्न भूगोल के विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी इसमें से अपने से कोई प्रश्न ऐसे नहीं कुछ भी बना के मैं डाला हूँ। जितने भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में ये आए हुए हैं। दिए गए सभी प्रश्न विविधतापूर्ण यानी कि कई सारे टॉपिक्स को लेते हुए इसको मैं बनाया हूँ एवं अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं तथा अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, इस समय कितने पानी में हैं। इन प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, मैराथन है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैं चलूंगा अभी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें है 415, 415 प्रश्न है। आपको लगेगा 415 है, लेकिन जब वीडियो को देखेंगे तो लगेगा कि 600 से ऊपर प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ या उससे भी ज़्यादा इसमें होगा। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ ट्रिक्स भी बताया हूँ कुछ चीज़ों को याद करने का, इसलिए वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 191 तक ये जो है इंग्लिश मीडियम में आपके लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में दूंगा। इंग्लिश में है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में सारी चीज़ों को मैं टर्मोलॉजी आपको समझाऊंगा। और उसके बाद हिंदी में क्वेश्चन नंबर 192 टू 415 तक हिंदी में आपके हैं, तो इसमें भी टर्मोलॉजी इंग्लिश में मैं बताऊंगा। तो दोनों लोगों के लिए सुविधाजनक है। यदि आप सीधे चाहते हैं कि नहीं हिंदी वाला ही हमको देखना है, इंग्लिश नहीं देखना है, वैसे होना नहीं चाहिए। यदि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना इंग्लिश तो आना चाहिए जो क्वेश्चन में आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। इजिली आप समझ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, वन लाइनर टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। तो रिवीजन के तौर पे इसको मैं बनाया हूँ कि आप इससे एक नोट्स जैसे आप तैयार करते हैं और रिवाइज करते हैं, तो ये रिवीजन के तौर पे ही मैं तैयार किया हूँ। खनिज एवं कृषि पदार्थों के शीर्ष उत्पादक देश एवं राज्य, क्वेश्चन नंबर 385 टू 410 के बीच में आप पूछते हैं ना कि कोयला उत्पादक देश कौन सा है, चीनी कहाँ पैदा होता है, कपास कहाँ पैदा होता है, इसका रिसेंट डाटा सर दीजिए। तो इसमें जो डाटा दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 385 टू 410 के बीच में ये आपको डाटा मिलेगा। मैं इसमें बीच बीच में लगाते रहता हूँ। आप यदि चाहें तो मोर करके वीडियो में खोल के जाएंगे तो उसमें मैं चैप्टराइजेशन किए रहता हूँ कि आप केवल हिंदी देखना चाहते हैं तो उसको टच करेंगे तो सीधे 192 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। यदि केवल पदार्थों के और इसके कृषि उत्पाद का आप देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन में किस देश का कहाँ स्थान है, तो ये आप उसमें मिलेगा आपको। उसको क्लिक करके आप सीधे इस पर चले जाएंगे, 385 नंबर क्वेश्चन पे आप सीधे चले जाएंगे। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड इज, मतलब आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत आने वाला सबसे लंबा जो है वाटरवे कौन सा है, तो यह है मिसिसिपी रिवर सिस्टम। ये कहाँ पे है? यूएसए में है, आप जानते होंगे। हु सेड सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, यह कथन किसका है? तो यह है रेडजेल का। फ्रेडरिक रेडजेल ने यह स्टेटमेंट दिया है। द रेड इंडियंस आर अमेरिकन इंडियंस बिलोंग टू द विच रेस, विच रेस? मंगोलियन रेस से बिलोंग करते हैं। थोड़ा फास्ट चलूंगा, मैं पहले ही आपको बता दिया। क्वेश्चन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हैं, कुछ बीच में बताना भी है मुझे, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। विच रीजन प्रैक्टिसिंग मोस्ट इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाहक कृषि किस रीजन में होता है ये पूछ रहा है। तो मानसून एशिया में जीवन निर्वाहन गहन कृषि की जाती है। द हॉटेंटॉट्स आर, ये क्या है? निग्रिटोज ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन रीजन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बाय विच थियरी डज द पॉपुलेशन इंक्रीज जियोमेट्रिकली, किस सिद्धांत के अनुसार
जियोमेट्रिकली पॉपुलेशन बढ़ता है, तो यह माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसको आप देख सकते हैं। जियोमेट्रिकल का मतलब है कि 1 है तो 2 होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ता है। जबकि संसाधन को उन्होंने बताया था 1, 2, 3, 4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसी के संदर्भ में आप देखना चाहें तो माल्थुसियन थ्योरी या न्यू माल्थुसियन थ्योरी आप देख सकते हैं। हंटिंग इंस्ट्रूमेंट हार्पून इज यूज बाय, सब लोग जानते होंगे, एस्किमोज। क्राल इज अ हाउस ऑफ, किसका घर है? मसाई का। अब ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, आप सोचेंगे कि यह सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। यानी आपको देखना है, यानी कि जनजातियों के कौन कौन से औजार हैं, उनके घरों को क्या कहते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ। जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ, यदि आप उतना तैयार कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देता हूँ। जो भी वीडियो देता हूँ बहुत मेहनत करके, और ये मैं चाहता हूँ कि दोबारा उस पर काम करना ना पड़े। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि कुछ नई चीज़ें रहती हैं या कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ पिन कमेंट के माध्यम से। इसलिए हमारे जो भी वीडियो आप देखते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स खोल के अवश्य देखा करिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ। बाकी यूट्यूब चैनल जैसे मैं अपना बहुत बिजनेस इसको मैं नहीं समझता हूँ, मैं काफ़ी लोग आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और रिक्वेस्ट रहता है, इसलिए बीच बीच में समय निकाल करके मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह से आपको मैं अंधेरे में रखूँ। हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ होंगी, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी वीडियो देखिए उसका कमेंट बॉक्स जरूर से खोल के देखिए, कोई संशोधन पड़ा है या नहीं पड़ा है। आगे देखते हैं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी इज प्रोपाउंडेड बाय एडविन कैनन ने इसको दिया था। इसको अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। व्हाट इज हेब्रू? हेब्रू क्या है? हेब्रू एक भाषा है। कहाँ बोली जाती है? इजराइल में बोली जाती है। विच इज कॉल्ड द प्लेटू कॉन्टिनेंट? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? इसको अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि पठार से भरा पड़ा है वो। इन जनरल द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज अ लेयर। ए लेयर क्या है? मतलब टॉप सॉइल जो होता है वो सबसे फर्टाइल होता है, उसे ए लेयर कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंट्रोल द ग्रोथ एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज क्लाइमेट। सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। Mediterranean sea forests are found in the areas between 30 डिग्री to 45 डिग्री latitudes। अक्षांशों के मध्य में पाई जाती हैं, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। इसका भी ध्यान रखेंगे। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज, सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश कौन सा होता है? तो जी मध्य रेखा या विषुवत रेखा भी उसको बोलते हैं। उसके बाद सारी अक्षांश रेखाएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं ध्रुवों की तरफ, आप सभी जानते होंगे। टू प्लेसेज ऑन द सेम मेरिडियन मस्ट हैव द सेम, मतलब एक ही देशांतर पर दो प्लेस क्या सेम रखते हैं? तो समय रखते हैं, 16 टाइम सेम होता है। एक देशांतर पर जितने भी देश पड़ेंगे वहां पर 16 टाइम एक तरह का होगा। द नेम्स ऑफ प्लेनेटरी विंड्स ब्लोइंग बिटवीन द ट्रॉपिक्स, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स, यानी कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स कहते हैं। डेड सी इज सिचुएटेड इन एशिया, किनके बीच में है? जॉर्डन एंड इजराइल। Which industries is most developed in the Great Lakes region of North America? ग्रेट लेक्स में आप जानते हैं 5 जो है कि झीलें आती हैं, उसके बारे में मैं किसी वीडियो में बताया हूँ। तो स्टील एंड इंजीनियरिंग आप जानते हैं, लॉस के लिए यह बहुत प्रसिद्ध एरिया रहा है। Which group of countries is most famous for exporting wool and meat? ऊन और मीट का एक्सपोर्ट यानी व्यापार करने वाले कौन से प्रमुख देश हैं? तो इसमें 3 देश मैं लिखा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड। ये क्रमशः घटते क्रम में है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर न्यूजीलैंड। एज वी गो हायर इनटू द एटमॉस्फेयर द एयर बिकम्स, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो वायु कैसा होता जाता है? थीनर होने लगता है, यानी कि घनत्व उसका कम होने लगता है। फॉर विच क्रॉप प्रोडक्शन इज साओ पोलो फेमस? साओ पोलो ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील कहवा के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी कॉफी के लिए। रूर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप इज फेमस फॉर, रूर जो है जर्मनी में पड़ता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील एंड इंजीनियरिंग एंड कोल फील्ड। मैं इसको ब्लू से दिखाया हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ये स्टील एंड इंजीनियरिंग रहा है, लेकिन कोयले के लिए जाना जाता है। राइन नदी जो है इस कोयले का व्यापार करती है, इसलिए राइन नदी को सबसे व्यस्ततम नदी और कोयला वाली नदी भी कहा जाता है। फाइबर मिनरल इज, मिनरल और फाइबरस हो
तो यह है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में मेरा ग्रेजुएशन में जियोलॉजी भी रहा है, तो हम लोग देखें जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, हल्का होता है ना, इसी तरह से ये एस्बेस्टस भी लकड़ी के टुकड़े के समान आपको हल्का दिखाई देगा, रेसेज वगैरह इसमें दिखाई देते हैं। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ये है जुपिटर और ये है मार्स, यानी ये मंगल है और ये बृहस्पति है। इसी के बीच में ये छोटे छोटे ग्रहाणु हैं, इन्हीं को एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। यानी किसके बीच पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आइए देखते हैं माइनर प्लैनेट्स सॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। व्हाट इज स्तंभ्स, स्तंभ्स क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे दोनों तरफ बड़े लैंड मास होते हैं और एक सकरे लैंड एरिया से दोनों जुड़े रहते हैं और दोनों तरफ इनके क्या रहता है? जलीय भाग होता है। तो ये जो सकरा जो मार्ग होता है इसी को हम स्तंभ्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ते हुए पनामा वाला जो हिस्सा है उसको स्तंभ्स का एक अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं। A narrow strip of land joining two larger land masses with water on both sides. Which phenomena causes the shape of earth? आप देख रहे हैं कि ये कौन सा, किस तरह की गति कर रहा है? ये रोटेशन है कि रिवोल्यूशन है? तो यह रोटेशन। तो ये हो गया आपका रोटेशन की वजह से पृथ्वी का जो है शेप ऐसा बना हुआ है। द सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड समर्स एंड ड्राई विंटर्स। ये विशेषता होती है सवाना जलवायु की। Which state in India is the largest producer of saffron? मतलब सैफरान का अर्थ होता है केसर। तो यह है जम्मू एंड कश्मीर, बस केवल यहीं पे पैदा होता है केसर। Which is the largest man-made lake in India? गोविंद बल्लभ पंत सागर, यूपी के सोनभद्र में पड़ता है। रिहंद पर रिहंद डैम के द्वारा यह झील बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, केरला, केरल राज्य जो है सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करता है। लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ स्थित है लाल बहादुर नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन? तो यह है मसूरी में। मसूरी हम लोग का टूर गया था बीए थर्ड ईयर में, खूब पिटा पिटा करके लड़के वहां आए थे, झगड़ा हुआ था। आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, विच इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए इज लोकेटेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? द सदर्न न्यू इंग्लैंड रीजन। राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड इन, कहाँ पर यह राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर प्लांट स्थित है? तो यह रावत भाटा, आप सुनते हैं परमाणु केंद्र, ऊर्जा केंद्र रावत भाटा राजस्थान, उसी का ये नाम है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन लोकेटेड इन, कहाँ पे है? देहरादून में है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिचुएटेड एट, आगरा में है, उत्तर प्रदेश के। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर एरियाज रिसीविंग रेनफॉल, कहाँ पर सिंचाई आवश्यक होता है? मतलब कितनी तक वर्षा हो तो वहाँ सिंचाई आवश्यक होता है? तो लेस देन 75 सेंटीमीटर, यानी जिस जगह पे 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होगी वहां पर सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तुंगभद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, तुंगभद्रा रिवर पे ही है, ये जानते होंगे आप। हाउ मच पार्ट ऑफ इंडिया इज इरिगेटेड बाय कैनाल्स? अबाउट 42%, यानी कि नहर द्वारा जो सिंचाई होती है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 42% लगभग नहर द्वारा की जाती है। फ्रॉम वेयर द सरहिंद कैनाल टेक्स ऑफ, कहाँ से निकलती है? तो सतलज रिवर एट रोपर, पंजाब से निकलती है। द प्रिवेलिंग विंड्स ब्लो फ्रॉम 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ टुवर्ड्स द इक्वेटर आर टर्म्ड एज, यानी कि 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर के बीच में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। पीछे भी आया था घुमा फिरा करके, उसी को फिर यहाँ पर दूसरे रूप में दिया हुआ है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया टैंक इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल? तमिलनाडु। वेयर इज कृष्णराज सागर डैम? कर्नाटका, नियर मैसूरू, मैसूर के पास में है कर्नाटक में यह। काजीरंगा सेंचुरी ऑफ असम इज फेमस, राइनोज, राइनोज के लिए यह काजीरंगा जाना जाता है। सिंदरी धनबाद मैन्युफैक्चर्स, सिंदरी पर एक बार और मैं वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि झारखंड पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर पढ़ रहा था तो उसी समय इसका फिर से ये बहुत दिनों से बंद था और इसको फिर से खोलने का आदेश हुआ था। तो यह धनबाद झारखंड में पड़ता है। सिंदरी वहीं पे स्थान है, वहाँ पे यह किस चीज़ का है? फर्टिलाइजर्स।
रेलवे कोचेज आर मेड फ्रॉम, देवदार के पेड़ से यह रेलवे कोच निर्माण होता है। फाउंड इन हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्र में ये देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर सैटेलाइट कंट्रोल या लॉन्च सेंटर बाय इसरो, इसरो का इस पर कंट्रोल है, ये जानेंगे। ब्लू माउंटेन्स आर द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है तमिलनाडु में। द न्यू नेम ऑफ कालीकट अ फेमस सिटी ऑफ केरला इज कोझिकोड, यानी कोझिकोड का पुराना नाम क्या था, कालीकट। आप पढ़े होंगे कि वास्को डिगामा जो है कालीकट तट पे आया, इस तरह से। द फरक्का बैराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंगा, वेस्ट बंगाल में। बहुत लोग जो है इसको दूसरे नदी पर दिखा देते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि हुगली नदी जहाँ से निकल रही है उसी के पास में यह बैराज बना हुआ है, तो कुछ लोग हुगली नदी भी मान लेते हैं। द गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ राजस्थान एंड एमपी, मध्य प्रदेश। दोनों गांधी सागर, जवाहर सागर, ये सब डैम है, तो यहाँ पे है। हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स मुंबई में है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया इज, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। भिलाई स्टील वर्क्स हैज बीन बिल्ट विथ द फॉरेन कोलेबोरेशन ऑफ द, मतलब किस विदेशी देश के साथ मिल करके भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया। यानी भिलाई आपको केवल नहीं याद करना, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, ये सब याद करिए किसके सहयोग से बनाए गए हैं, तो यह रशियंस के सहयोग से ये बना हुआ है। द बिगेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया इज इन द स्टेट, किस राज्य में सबसे अधिक शुगर बनाने की मिलें हैं, तो यह है उत्तर प्रदेश में। द बिगेस्ट नंबर ऑफ जूट मिल्स इन इंडिया इन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, किस नदी के किनारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जूट की मिल्स हैं, तो हुगली रिवर, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। सेंटर फॉर साइकिल इंडस्ट्री, किसे जाना जाता है इसको, सोनीपत हरियाणा को, ये साइकिल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लाल इमली मिल वुलन प्रोडक्ट, ये वुलन प्रोडक्ट बनाता है। इज इन द टाउन, किस शहर में है, तो कानपुर यूपी में पड़ता है। यानी कि ऊनी कपड़े का बनाने के लिए, ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा था कि लाल इमली किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दमदम एयरपोर्ट इज इन कोलकाता। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे इज एट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज सिचुएटेड, बड़ोदरा, गुजरात में है। चितरंजन इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव्स। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, हो सकता है कहीं गलती हो, बार बार कह रहा हूं, एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, कोई क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग मैं उसमें संशोधन तो नहीं डाला हूं। आगे चलते हैं। विच इज यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, एनीमोमीटर से स्पीड जो है हवा का मापा जाता है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो यह है बिहार। इसका फार्मूला बनाया था टॉप 5 डेंसिटी वाली, बिहारी पंडित के हरि, ये फार्मूला था। अब इसको मिला लीजिए, बिहारी मतलब बिहार, पंडित, पंडित मतलब पश्चिम बंगाल को प लिख के सुना, पंडित जवाहरलाल लिखते हैं वैसे हो गया पंडित, के से केरल, उ से उत्तर प्रदेश, हरि से हरियाणा। इस लेक्चरर का जब मैं इंटरव्यू लोक सेवा आयोग में देने गया था तो मुझसे ये सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बताइए, तो ये फार्मूला ही मुझे याद था, इजीली बता पाया। आप भी याद करेंगे तो बता सकते हैं, वैसे तो डाटा बदलेगा। द बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज इन, कहाँ पर स्थित है, तो यह पुणे में है। विच पोर्ट हैज रिप्लेस्ड कराची, जब देश का विभाजन हो गया तो कराची जब एक में था, पाकिस्तान भारत एक में था, कराची एक महत्वपूर्ण पोर्ट हुआ करता था, जब वो हट गया तो उसके बदले भारत में कांडला एयरपोर्ट को बनाया गया, उससे वह उसकी कमी पूरी हो गई। काकरापारा प्रोजेक्ट इज एन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर, किस रिवर पे है काकरापारा, ताप्ती नदी पे है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुदेशी नदी घाटी परियोजना पर ट्रिक के माध्यम से, उसको भी आप लोग देखिए। द पोर्ट फ्रॉम वेयर स्पाइसेज, टी, कॉफी, शुगर एंड कोकोनट ऑयल आर एक्सपोर्टेड, कोचीन बंदरगाह से इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात किया जाता है। द मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज यूएसए, यूएसए को सबसे 17.9%, 2023-24 का यह डाटा है।
यूएई दूसरे नंबर पे आता है 8.23% के हिसाब से। तो मतलब मैक्सिमम जो भारत का एक्सपोर्ट होता है यूएस से, उसके बाद से यूएई का है। द मोस्ट लीडिंग पोर्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोर्ट इज, इम्पोर्ट मतलब आयातक कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है भारत का, ये है मुंबई, जिसे नवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। बगल में मुंबई, या तो मुंबई दिया रहेगा या तो नवा सेवा। मुंबई जो मुंबई पोर्ट है उसी के सहायता के लिए हाईली मतलब डेवलप्ड एक नवा सेवा पोर्ट खोला गया है बगल में ही। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप करेंगे। रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिनरल्स, सब लोग जानते होंगे झारखंड है। विच स्टेट इज सच हुज इनहेबिटेंट्स आर मोस्टली क्रिश्चियंस, नागालैंड। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ पैराडाइज, जम्मू एंड कश्मीर को पैराडाइज स्वर्ग की भूमि कहा जाता है। डेड सी ऑफ साल्ट वाटर लेक इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में यह है डेड सी। हाईएस्ट थोरियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, थोरियम भारत में ही पैदा होता है, इसका ध्यान में रखेंगे, यूरेनियम नहीं है, थोरियम है, मोनाजाइट रेत से इसको निकाला जाता है, वो भी स्पेशली केरला में है। विच रिवर इज नोन एज द सारो ऑफ चाइना, वांगहो रिवर, सब लोग जानते होंगे। यानी कि आपको उपमा उपाधि वाले भी जो चीजें हैं उनको देखना पड़ता है। टीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पीजीटी में भी आते हैं इससे क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन स्विट्जरलैंड, सब लोग जानते होंगे, वॉच एंड क्लॉक्स। विच कंट्री ऑफ यूरोप इज फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री, डी से डेयरी या डी से डेनमार्क याद रखेंगे, डेयरी डेनमार्क, डी से याद रहेगा आपको। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट एंड फॉल इन ब्लैक सी, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर के गिरती है, तो डेन्यूब रिवर इसके अंतर्गत आता है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सा है, वोल्गा रिवर, इसका मैं वीडियो बनाया था, आप देखे होंगे। जितना भी जल परिवहन है तो उसमें आपको ये मिला होगा। विच कंट्री ऑफ यूरोप इज नोन एज द कंट्री ऑफ लेक्स, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। द माउंटेन बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी इज, काकेशस पर्वत जो है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ता है। द कील कैनाल लिंक्स, ये भी मैं उसी में बताया हूँ जल परिवहन वाले में, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, जर्मनी में है, ये दोनों को जोड़ता है ये कील जो नहर है। द चीफ वाइन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज, कौन सा है, पहले नंबर पर इटली, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर स्पेन। मैं आपको बताया था कि कुछ प्रोडक्शन का डाटा बाद में दिया हूँ, तो वहाँ तो क्रमबद्ध तरीके से दिया हूँ, बीच बीच में भी कुछ डाटा आपको दिख गया होगा, पीछे भी अभी भी दिख रहा है, तो इस तरह से मिलता रहेगा। व्हाट इज द चीफ इम्पोर्ट्स ऑफ यूके, इम्पोर्ट्स क्या करता है यूके, तो फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है। एडिनबर्ग इज फेमस फॉर हायर एजुकेशन, टेक्सास यूएसए में पड़ता है। चीफ इंडस्ट्री ऑफ कनाडा इज वुड पल्प एंड पेपर, यानी लुगदी उद्योग के लिए यह जाना जाता है, पेपर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। विनिपेग कनाडा इज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर, विनिपेग कनाडा का एक शहर है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो व्हीट सेंटर के लिए, गेहूं मंडी के रूप में इसको जाना जाता है। मेन रेलवे स्टेशन ऑफ कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, मैं यहाँ पे दे दिया हूँ नाम इसका, हैलिफैक्स, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, विनिपेग, रेजिना, कैलवरी, कैपलूप्स और वैंकूवर। ये पूर्व से पश्चिम के क्रम में ये सारे दिए हुए हैं। और मैं रेल परिवहन के अंतर्गत भी एक वीडियो बनाया था, रेल एवं सड़क परिवहन, तो उसमें ये सब चीज़ें मैं मानचित्र के माध्यम से समझाया हूँ, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इन सब का लिंक भी मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। द रिवर मिसिसिपी फॉल्स इन, कहाँ गिरती है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिरती है। सियरा नेवादा इज द नेम ऑफ अ माउंटेन इन अमेरिका, एक पर्वत का नाम है सियरा नेवादा, आप इसको गूगल मैप पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैं यहाँ नहीं बताने बैठा हूँ, मैं क्वेश्चंस को आपके सामने पुट अप करने के लिए आया हूँ। द बिगेस्ट मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इज, कौन सा है, शिकागो यूएसए में, इसको भी मैं बताया हूँ, 1900 में शिकागो से होकर के ट्रेन जाती है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। रेड इंडियंस आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के। व्हाट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम हैलिफैक्स, कनाडा के हैलिफैक्स से क्या एक्सपोर्ट निर्यात किया जाता है, फिश एंड फ्रूट्स, यहाँ पे फिशिंग का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। चीफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ यूएसए इज मेज, इसी को कार्न या मक्का कहते हैं, ये
प्रमुख वहाँ का खाद्यान्न है। चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राजीलियंस, ब्राजीलियंस का प्रमुख पेशा क्या है? प्रोड्यूसिंग कॉफी, कॉफी उत्पादन करना, ये इसमें काफी लोग व्यस्त हैं वहाँ पे। व्हेन डज इट रेन्स इन द सेंट्रल वैली ऑफ चिली इन विंटर। चिली आप जानते हैं कि भूमध्य सागरीय मध्य जो चिली है वो सेंट्रल वैली ऑफ चिली, यह भूमध्य सागरीय प्रदेश में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पड़ता है, इसलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश की खासियत होती है जाड़े में वर्षा होती है और गर्मी में सूखा रहता है। द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ अर्जेंटीना, इसका आपका जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स वही है, सबसे बड़ा पोर्ट भी यहाँ का। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्वायर, क्वायर मीन्स नारियल इंडस्ट्री आर लोकेटेड है, केरल में है। आटाकामा डिजर्ट इज इन, आटाकामा डिजर्ट जानते हैं सबसे मतलब शुष्कतम डिजर्ट में इसको मरुस्थल में गिना जाता है। यह साउथ अमेरिका में मेनली नॉर्थ चिली में ये पड़ता है। नाइट्रेट्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लामा एनिमल्स इज फाउंड इन, लामा कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन पर ये लामा, जैसे हमारे यहाँ याक पाया जाता है वैसे वहाँ पे उसी तरह का यह लामा पाया जाता है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका इज किलिमंजारो, तंजानिया देश में पड़ता है। न्यू नेम ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर का नया नाम क्या है? मालागासी, हिंद महासागर में ये सबसे बड़ा द्वीप है, आप देख सकते हैं। किम्बरले अ टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो डायमंड्स के लिए, हीरा उत्पादन के लिए इसे जाना जाता है किम्बरले को। विच पार्ट ऑफ अफ्रीका हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, अफ्रीका का कौन सा पोर्शन सबसे अधिक जनसंख्या रखता है? वैली ऑफ द रिवर नील, यानी कि नील नदी घाटी में जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा देखने को मिलता है अफ्रीका महाद्वीप में। द रिवर जम्बेजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जम्बेजी रिवर कहाँ से निकलती है? तो वेस्टर्न प्लेटू से, ये कहाँ पे है? जाम्बिया में पड़ता है। द लार्जेस्ट लेक इन राजस्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा लेक सांभर लेक है, आप जानते ही हैं। व्हाट इज द मोस्ट टिपिकल ऑस्ट्रेलियन ट्री? यूकेलिप्टस। कालगुरली एंड कुलगार्डी गोल्ड माइंस आर इन, यानी कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खान कहाँ पे है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। मरे एंड डार्लिंग रिवर्स फॉल इन, मरे और डार्लिंग रिवर्स भी ऑस्ट्रेलिया में ही बहती हैं और कहाँ गिरती है? इनकाउंटर बे, ऑस्ट्रेलिया में। द कैपिटल ऑफ तस्मानिया इज होबार्ट, तस्मानिया कहाँ पे आप जान रहे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया, उसी का होबार्ट है। विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसीव्स रेन थ्रू आउट द ईयर, तो नॉर्दर्न पार्ट हमेशा सालों साल वर्षा प्राप्त करता है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन, यानी न्यूजीलैंड के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो माओरी के नाम से जाने जाते हैं। टू विच साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया फिजी आइलैंड इज सिचुएटेड, ऑस्ट्रेलिया से किस दिशा में फिजी आइलैंड स्थित है? तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड में स्थित है, गूगल मैप पे जाके देख लीजिएगा। द क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए हिली हाईलैंड एरिया। लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेज रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर कॉल्ड, यानी समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो आइसोहाइड्स। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये बहुत कॉमन प्रश्न है, ये सबको आना भी चाहिए, याद भी होगा हमें लगता है। द स्प्रिंग टाइड यानी बृहद ज्वार आकर्स व्हेन मून सन एंड अर्थ मेक एन एंगल ऑफ, किस तरह का एंगल बनाते हैं? तो बृहद ज्वार आता है 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी एक दूसरे के सीध में रहेंगे बिल्कुल, तब यह बृहद ज्वार आता है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टू प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इज, कितना है? मतलब जो कक्षीय गति करता है सूर्य के चारों तरफ, तो कक्ष के सापेक्ष, अक्ष नहीं, एक्सिस नहीं, ये ऑर्बिट पूछ रहा है उसके साथ, तो 66.5 डिग्री का। और यदि देता कि एक्सिस के अलांग कितना है तो 23.5 डिग्री झुका रहता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश इज एट नरोरा, ये तो सबको पता होना चाहिए। द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वुड मीन दैट द, तापमान प्रतिलोमन का अर्थ क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज विथ एलिवेशन, यानी कि ऊपर जाने पर तापमान जो है कि डिक्रीज करता है, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने पर फिर से क्या होता है? बढ़ने लगता है, क्षोभ मंडल में ही ये बात होती है। पाइन फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन द हिमालयाज। द शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज, सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में
सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को, यानी जिस दिन हमारे यहाँ बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, तो उधर क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। द मथुरा रिफाइनरी गेट्स इट्स क्रूड सप्लाई फ्रॉम, क्रूड कहाँ से लेती है मथुरा रिफाइनरी? तो ये लेती है बॉम्बे हाई प्रोडक्शन से, इसको आता है मथुरा रिफाइनरी को होकर के। द टिग्रिस रिवर फ्लोज मेनली थ्रू इराक, इराक में बहती है टिग्रिस रिवर। विच प्लांट्स इज यूज फॉर मेकिंग कत्था? द अकासिया कैटेचू, इसका नाम याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार ये प्रश्न आया हुआ है कि कत्था जो पान में खाते हैं वो किससे बनता है? अकासिया कैटेचू से बनता है। उसके बाद से दंडकारण्य इज लोकेटेड इन, दंडकारण्य रीजन जो है कहाँ पे है? तो सेंट्रल इंडिया में। ये पूछ देता है कि इनमें से कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं है। तो इन राज्यों का नाम आप याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कैक्टस इज अ प्लांट यूजुअली फाउंड इन, ये थोड़ा सा हो गया, सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पे आप थोड़ा संशोधन इसको समझ लीजिएगा, एरिड रीजन में नहीं, सेमी एरिड रीजन में यह पाए जाते हैं कैक्टस। और द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन, अर्थ का एक चक्कर मून कितने समय में लगाता है? तो 27 सही 1/3 दिन लिखा हुआ है, इसी को ऐसे पढ़ सकते हैं 27 डेज 7 आवर 43 मिनट। इसको याद करना भी बहुत आसान है। 27 दिन लगा, इसका 7 ले लीजिए, दिन से छोटा घंटा, और 7 किससे बना हुआ है? तो 4 3 7 से बना हुआ है, 4 3 7, तो 4 3 ये हो गया। तो इस तरह से याद रहेगा, 27 दिन 7 घंटा 4 3 मिनट में यह मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है। देखिए सेमी एरिड रीजन यहाँ पे आ गया है, इसको देख लेंगे। हाफ ऑफ द कंट्रीज सी साल्ट प्रोडक्शन कम फ्रॉम सौराष्ट्र गुजरात, दिस इज ड्यू टू, ऐसा कैसे है कि सौराष्ट्र से ही आधा से अधिक जो है कि नमक उत्पादन होता है? तो हाई सैलिनिटी ऑफ सी वाटर की वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। द तापी रिवर राइजेज फ्रॉम द, कहाँ से? महादेव हिल्स, मुल्ताई बैतूल जनपद मध्य प्रदेश में यह स्थान पड़ता है। वहीं से ताप्ती, इसी को तापी रिवर भी बोलते हैं, वहाँ से निकलती है महादेव हिल्स से, इसको याद रखेंगे स्पेशली। मुल्ताई स्थान तो बैतूल जनपद याद रखेंगे, लेकिन महादेव हिल से ही निकलती है। द डायमीटर ऑफ मून इज, मून का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर इसका व्यास पड़ता है, डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज कितना है? 12756 किलोमीटर। देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर है, 12756 इसका व्यास होगा। उसके बाद देखिए, विच फॉरेस्ट इज नोन फॉर लार्ज स्केल लंबरिंग, मतलब बड़े पैमाने पर लकड़ी काटने के काम में कौन से फॉरेस्ट आते हैं? तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट। आप जानते हैं कि इनकी लकड़ियां मुलायम होती हैं, पेपर इंडस्ट्री में इनका काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ज्वाइन द वाटर बॉडीज, हार्मुज जो है जल संधि, ये किसको किसको जोड़ता है? तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को यह जोड़ता है। मैं स्टेट पे भी, जल संधियों पे भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। भोर घाट गैप गिव्स एक्सेस टू द रेलवे लिंक बिटवीन, भोर घाट जो गैप है, दर्रा है, पास है, वह एक्सेस प्रदान करता है रेलवे को किन के बीच? तो ये दिया है मुंबई एंड पुणे। मैं बहुत बढ़िया बनाया था पश्चिमी घाट में इसकी जो दर्रे हैं उनका फार्मूला मैं दिया हूँ आपका, भारत के प्रमुख दर्रे, उसमें एक फार्मूला बताया था पश्चिमी घाट के लिए, बड़ा बढ़िया था। सनकी पापा ने भोर में थाली पटक दिया है, और इसी से सारा वो आपको आ जाता है, तो उस वीडियो को देखना तो देख लीजिएगा। हैंगिंग वैली आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर, से ये हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी का निर्माण ग्लेशियर से होता है। यानी आपको लैंडफॉर्म्स भी पढ़ना है, स्पेशली ग्लेशियर का। ये देने का मतलब ये नहीं कि आपको आ रहा है तो बहुत साधारण प्रश्न है, नहीं, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे छूट गया है, इस वे में मैं आपको दे रहा हूँ, और रिवाइज भी हो रहा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली बेसिन, हुगली बेसिन में सबसे ज़्यादा जूट की मिलें स्थित है। आप जानते हैं जूट उत्पादन में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये दोनों यही विश्व का अधिकांश जूट उत्पादन करते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू फैरेल्स लॉ द विंड इज डिफ्लेक्टेड, किधर? दाहिने तरफ, टुवार्ड्स द राइट की तरफ ये रिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मेट्टूर डैम इज बिल्ट ऑन, मेट्टूर डैम कहाँ पे बना हुआ है? कावेरी रिवर पे, यानी मैका, मैट्टूर
और का से कावेरी, कावेरी मैं मैका से याद करता हूँ, मैट्रिक मैका में बना हुआ है। द फेजेज ऑफ मून आर काज्ड बाई, जो चंद्रमा की विभिन्न कलाएं हैं, जैसे छोटा फिर बड़ा बड़ा होते हुए फुल मून के रूप में आता है, ये किसकी वजह से होता है? तो द रिवोल्यूशन ऑफ द मून, अर्थात चंद्रमा के परिक्रमण गति के कारण होता है, परिभ्रमण गति के कारण नहीं होता है। द प्लेनेट विथ द शॉर्टेस्ट ईयर इज, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिस पर सबसे छोटा वर्ष होता है? यह बुध मरकरी। 88 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो एक चक्कर जितने समय में लगता है सूर्य का, जो ग्रह लगाता है वही उसका वर्ष होता है। तो ये सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर लगाने वाला है, 88 दिन। द पैथान, या इसी को जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। इसमें आप देख रहे हैं कि जैकवाड़ी कहते हैं पैथान डैम को, किसके मदद से बना? तो जापान की मदद से बना। इसमें कई सारी चीजें किस रिवर पे है, अब उसको देख लेते हैं। तो गोदावरी रिवर पे है, महाराष्ट्र में यह पड़ता है। द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज, कितना है? अबाउट 52%। डाटा 2024 का है। वहां पे परसेंटेज दूसरा था, वहां था इरिगेटेड लैंड का कितना जो है नहर का हिस्सेदारी है, उसको मैं 42 बताया था। टोटल कितना होता है लैंड का इरिगेटेड, जितना भी हमारे यहाँ कृषिगत क्षेत्र है उसका कितना बड़ा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है? तो 52% से ज्यादा ही लगभग इसके आसपास आता है। तो याद रखेंगे। द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, तो चेनाब नदी पर है। अभी बवाल चल रहा है पाकिस्तान से, तो ये सब पानी रोकने की बात चल रही है। सिंधु में ही चिनाब भी ले जाकर पानी छोड़ती है। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज, आप जानते हैं 2.4% ये जो है कि पूरे लैंड एरिया का पृथ्वी का है, भारत के पास है। लेकिन पॉपुलेशन 17.5% के लगभग रखता है। अब और बढ़ गया होगा, अभी तो सेंसस हुआ नहीं। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरान इज, ये फिर से आ गया, एकमात्र है जम्मू एंड कश्मीर केसर की खेती करता है। द लॉन्गेस्ट डैम इज, सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर बना हुआ है, उड़ीसा में, उसकी बात कर रहा है। विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन सुंदरबंस, किस तरह के जंगल या वन पाए जाते हैं सुंदरबंस में? तो कोस्टल फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ डिजर्ट फॉरेस्ट आर स्मॉल साइज्ड एंड थ्रोनी, कटीले और छोटे आकार के होते हैं। द आइलैंड्स ऑफ क्लोव्स इज, किसको जो है कि लौंग का द्वीप कहा जाता है? तो यह है जंजीबार। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी जो है बाउंड्री का काम करती है? तो यमुना रिवर है। व्हाट इज उस्प्लाटा इन साउथ अमेरिका? अ पास, एक दर्रा है ये, बिटवीन अर्जेंटीना एंड चिली। आपको रेलवे वाला जो पढ़ाया था वो वीडियो, उसमें इसका मैं जिक्र किया था। द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज वूलर, उससे लार्जेस्ट ब से बड़ा, वूलर में भी बड़ा ऐसे आ रहा है। तो बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में पड़ता है ये। बड़ा कौन सा है? तो वूलर है, वूलर जी। पोर्ट्स हैविंग एन ऑयल रिफाइनरी, ऐसे पोर्ट जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, कोचीन है, चेन्नई है, मुंबई, जहाँ ऐसे पोर्ट है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी है। बाकी जगहों पे तो मिला नहीं है मुझे, यदि आपको मिले तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सिटीज ऑन द राइट बैंक ऑफ द गंगा, दाहिने तरफ, दाहिने उसके किनारे पर स्थित शहरों के नाम। तो कानपुर, पटना और इलाहाबाद। बनारस भी पड़ता है आप जानते हैं, तो ये बाएं तरफ पड़ता है। राइट पूछ रहा है, दाहिने तरफ। गाजीपुर भी एक है शहर, तो वो भी बाएं पड़ता है। बलिया है, वो भी बाएं पड़ता है। यहाँ दाहिने पूछ रहा है, इसलिए स्पेशली इसको जानना जरूरी है। कानपुर, पटना और इलाहाबाद, यह जो है दाहिने तरफ गंगा की बसे हुए हैं। Which food grain crops occupy the largest part of cropped area in India? कौन सा? तो राइस, चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न है। द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन यूनियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज, कितने जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाएं अंतर्गत आती हैं। द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, सबसे जो प्राचीनतम चट्टान है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो धारवाड़ रीजन में, कर्नाटका में पाई जाती हैं। ग्रुप्स ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियों का जो ग्रुप है वो है ब्यास, रावी और चिनाब। ये तीनों नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से
निकलती है, हिमाचल माउंटेन से निकलती हैं। Which atomic power station is India is built completely indigenous, मतलब एकदम स्वदेशी रूप से जो बना हुआ है उसका एटॉमिक पावर प्लांट की बात कर रहा है, तो कलपक्कम बना हुआ है, तमिलनाडु में पड़ता है। द साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट टोटल रेन इन इंडिया, साउथ दक्षिणी पश्चिमी मानसून टोटल वर्षा में कितना कंट्रीब्यूशन, 86% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, सब लोग जानते होंगे, डिगबोई आसाम में है। द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फार्म बाई, तो यह है नागा हिल्स की वजह से। द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज, बंदरगाह कितने हैं बड़े बृहद स्तर के, तो 13 हैं, ये संख्या याद रखिएगा, 13 बड़े स्तर के हमारे यहाँ बंदरगाह हैं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, इसमें क्रम से दिया हुआ कनाडा सबसे ज्यादा, फिर नॉर्वे का स्थान आता है, उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान आता है। कोस्ट लाइन सबसे तटीय लंबाई किसके पास ज्यादा है, तो कनाडा बहुत सारे द्वीपों से बना है, तो द्वीप का चारों तरफ एरिया सब जोड़ते जोड़ते कनाडा ज्यादा हो गया। फिर नॉर्वे में भी बहुत सारे द्वीप हैं, तो नॉर्वे हो गया, उसके बाद से इंडोनेशिया हो गया। फर्स्ट पोर्ट दैट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन गुजरात स्टेट, मतलब आज़ादी के बाद पहला कौन सा पोर्ट जो है बनाया गया भारत में, तो यह है कांडला, जिसको बता रहे थे आप, कराची के बदले ये इसको डेवलप किया गया। टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा टोपोग्राफिकल मैप्स जनरेट किए जाते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में है, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे क्या मिला, जगह भी मिला और सन भी मिला, तो ये इसको याद रखेंगे। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP कब शुरू हुआ था, 1977 से 1978 तक यह चला, उसमें यह आया था। लेंथ ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इज 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्रा की। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट जूट मिल वाज स्टेब्लिश्ड इन 1855 इन, कहाँ पर, 1855 में सबसे पहले जूट की मिल स्थापित की, तो रिसरा नियर कोलकाता, मतलब कलकत्ता के पास में है ये रिसरा, रिसरा याद करिए, रिसरा ही पूछता है इसमें। रंगनाथुट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे रंगनाथुट्टू बर्ड सेंचुरी है, तो यह है कर्नाटका में। बड़ी थुट्टू अट्टू कर रहा है तो नाटक को टक कर रहा है, उसी तरह से आ गया नाम। मन्ना पास इज लोकेटेड विद इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन, नंदा देवी पास इसमें दे रहा है, दर्रा दे रहा है, विद इन नंदा देवी बायोस्फीयर, यानी कि ये कहाँ पे, नंदा देवी बायोस्फीयर के अंदर आता है। ये दो चीज यहाँ पे हो गई, ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, आल्सो नोन एज नवा सेवा बंदरगाह, इसी को जाना जाता है। नथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, इज लोकेटेड ऑन रिवर, किस नदी पर है, सतलज रिवर पर यह है। आफ्टर चिल्का लेक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आर लैगून इन इंडिया, लैगून लेक चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो पुलिकट लेक, इसका 90% हिस्सा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और तमिलनाडु में 10% इसका हिस्सेदारी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, इसको बोलते हैं आर, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, इसी का दूसरा नाम है, इसको सार, ऑपरेटेड बाय इसरो, जो इसरो द्वारा संचालित है, इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। लेटराइट सॉइल विच इज रेड इन कलर इज मेनली फाउंड इन, ओडिशा में यह मेनली पाया जाता है लेटराइट सॉइल। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे लंबी जो लेक है, बड़ी तो पढ़ लिए चिल्का झील, उसका, और उसके बाद यदि आंतरिक भागों में देखेंगे तो सांभर हो गया, स्वच्छ पानी वाला देखेंगे तो सबसे बड़ी गुलर हो गया। अब लॉन्गेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट लेक जो है कौन सी है, तो यह है आपका वेम्बनाड लेक, इसी में नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है भारत की। अगला है कुमारकोम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन, कुमारकोम सेंचुरी कहाँ पे है, केरला में है। फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बिल्ट अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी PPP मॉडल पर सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो वह है कोचीन एयरपोर्ट। पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रुक्मावती रिवर, रुक्मावती रिवर के तट पर स्थित पोर्ट का नाम पूछ रहा है, तो यह है मांडवी, गल्फ ऑफ कच्छ में ये पड़ता है।
गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुंडी, मतलब गुंडीन टाइप का ऐसा समझिए। कहाँ पे है? चेन्नई में है। चेन्नई में देखते हैं दक्षिण भारतीय फिल्म देखते हैं, गुंडा सब तलवार लेके आता है, तो वही गुंडी भी है, गिंडी चेन्नई में है। उसके बाद से जलपाईगुड़ी टाउन लाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जलपाईगुड़ी टाउन कहाँ पे है, किस रिवर के तट पे है? तो ये है तीस्ता रिवर पे पड़ता है जलपाईगुड़ी टाउन, याद रखेंगे। द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज हेडक्वार्टर्ड इन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मालेगांव गुवाहाटी में पड़ता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय। विच गोल्ड माइंस आर इन बंगारपेट तालुक, यह है कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका में पड़ता है, उसी को जो है बंगारपेट तालुका भी में बताते हैं। दक्षिण गंगा इज आल्सो नोन बाय द नेम, दक्षिण गंगा किसको जाना जाता है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। द अरावली रेंज रन एक्रॉस, कहाँ से कहाँ तक जाता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, इन राज्यों में। तो इसको जरूर से याद रखिए, गुजरात में भी पड़ता है अरावली, राजस्थान में, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली तक इसका विस्तार है। ये अरावली का ही विस्तार है, जेएनयू जो दिल्ली का, उसमें देखेंगे पहाड़ी टाइप का सब है, तो इसी का विस्तार है। द हिस्टोरिकल मालवा रीजन इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ एमपी एंड राजस्थान, ये मालवा के अंतर्गत आते हैं। विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ केरला, केरला की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, बक्सा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ हिंदी का शुरू हो गया। यात्री रेल डिब्बा का निर्माण कहाँ होता है? तो कपूरथला पंजाब एवं पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु, पेराम्बूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कोच का क्या नाम है यहाँ जो कंपनी है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसको बोलते हैं, कपूरथला पंजाब में है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, किस खनिज के लिए चिली प्रसिद्ध है? नाइट्रेट एवं चांदी। आपको मैं बताया चिली का जो आटाकामा डिजर्ट था वहाँ पे नाइट्रेट उत्पादन होता है, बम बनता है इससे, इसके लिए प्रसिद्ध है। चांदी भी मिलता है यहाँ पे। उसके बाद भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर पाए जाने वाला वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मानसूनी वन। ये हो गया आपका। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब, ये नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। मानचित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यंत्र क्या है? कि किसी मानचित्र का क्षेत्रफल क्या है, तो उसको प्लेनीमीटर की सहायता से मानचित्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। अपेक्षाकृत उच्च मृत्तिका अंश वाली मिट्टी कौन सी है? जिसमें मिट्टी का अंश ज्यादा हो, तो यह है वर्टिसाल, काली मिट्टी को ही वर्टिसाल कहा जाता है। ये किसके अनुसार है? ICAR क्लासिफिकेशन है जो USDA सॉइल टेक्सोनॉमी पर आधारित है। ये इस तरह से इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, ये सब दिया हुआ है, इसको याद रखिए और इनकी विशेषता जानिए कि किस तरह की विशेषताएं रखते हैं। हिंदी में आपको ये परीक्षावाणी में भी आपको मिल जाएगा, ओझा जी की किताब में, वहां से पढ़ लीजिए, चाहे जहां से पढ़ना इसको पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन जब आता है तो कई बार कंफ्यूजन होकर के गलत हो जाता है। 10 मिनट कंसंट्रेट करके इस टेबल को याद करके समझेंगे तो आप भली बात समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ है? तो यह है पंजाब, पंजाब के साथ सबसे कम सीमा राजस्थान का लगता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1 जून को 1981 में। कहाँ का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है? नाचना राजस्थान में पड़ता है, यहाँ का प्रसिद्ध ऊंट है। सेलिबीस सागर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में, वो भी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब देखिए इसको मानचित्र में दिखा दिया, यहाँ पे देखिए सेलिबीस सागर दिखाया गया। केवल सेलिबीज नहीं पूछेगा, और भी पूछ सकता है। सुलू सागर देखिए यहाँ पे फिलीपींस और ये बोर्नियो द्वीप के बीच में है, बुर्नेई, और ये है गया इधर। आप जानते हैं इंडोनेशिया का ही हिस्सा है ये दक्षिण वाला, इस पे ये मलेशिया का है, ये ब्रुनेई है। इस तरह से छोटे छोटे 3 लोगों का इस पे आधिपत्य है। तो ये हो गया, सुलू सी हो गया पूछ सकता है, जावा सी पूछ सकता है, बंडा सी पूछ सकता है, यहाँ नीचे तिमोर सी है, कहाँ पे स्थित है यह पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, किस बादल से अति तीव्र वर्षा होती है? तो वर्षा स्तरी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। एक मैं कार्टून देख रहा था तो उसमें भी ये दिखा रहा है, एक रहता है मेडल, एक बूढ़े के साथ घूमता है उसमें, तो वो बोलता है कि अरे अब तो क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड आ गया, बहुत तेजी आंधी तूफान आएगा, तो वही है ये। डालमिया दादरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? तो भिवानी हरियाणा में पड़ता है। कांगला
लाहुल तथा स्पीति घाटियां स्थित हैं। कहाँ पे? पंजाब हिमालय में स्थित है। इसको भी याद कर लीजिएगा, पूछ देता है किस हिमालय में स्थित है, पंजाब हिमालय में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो कृष्णागिरी इसको कहते हैं, काराकोरम को। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179। यदि मानचित्र पर खींचेंगे तो 181 हो जाएगा, लेकिन ग्लोब पर यह 179 हुआ क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी दोनों पोल जो है एक रेखा न बन करके एक डॉट के रूप में इंडिकेट होते हैं। आप भूमध्य रेखा को जोड़ देंगे एक संख्या, तो कुल मिलाकर के ये 179 ही बनता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वी कुरियन थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। विश्व की व्यस्ततम नदी कौन सी है? राइन नदी, इसी का मैं बात कर रहा था, इसे हम कोयला नदी भी कहते हैं। साराडीह बैराज किस नदी पर स्थित है? महानदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पे है? तो जगदलपुर है, छत्तीसगढ़ में यह पड़ता है। सेल्फाटारा शांत ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? इटली में स्थित है। इसको मैप पे जाके देख लीजिएगा, जो मेन इटली का एरिया है निप्पल के पास में यह पड़ता है सेल्फाटारा शांत ज्वालामुखी। ट्रेस गैस क्या है? तो यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अतिरिक्त सभी गैसें जो वायुमंडल में 1% से कम है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला करके 99% हो जाता है, 1% में बाकी सभी हैं। इसलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी, जिसका भी हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका भी आर्गन, जिसका भी नमक, वो सभी क्या है? वो सभी ट्रेस गैस है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। स्थानीय पवन सिमुम कहाँ चलती है? सहारा तथा अरब मरुस्थल में चलती है। जब दो ठंडी वायु राशियों के बीच गर्म वायु फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे अधिविष्ट वाताग्र, आकुलेटेड फ्रंट कहते हैं। आपको मैं बताता था उधर, आप लारेंज वक्र वाला कि प्रश्न पूछे और ऑप्शन में लारेंज वक्र दिया हो तो यही मानिएगा 99% है, वही जानना चाह रहा है। और पिछली बार उसका उल्टा दिया था, मैं आंसर की जारी किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जो अभी यूपी हायर का एग्जाम हुआ है उसका पिन कमेंट के माध्यम से मैं संशोधन भी डाला हूं, जो लोग देखे होंगे एक बार पुनः जा करके अपना क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन का मैं उसमें आंसर बदला हूं। तो उसी तरह से ये भी है कि जब आपको आ जाए वायु राशियों से संबंधित और इसमें दिया हो शीत वाताग्र तो उष्ण वाताग्र तो कौन सा अधिविष्ट वाताग्र, तो ये समझिए कि इसी को पूछ रहा है। यदि कुछ न समझ में आए तो इसी को मार देंगे, सही हो जाएगा। एडेन कटक स्थित है। अदन की खाड़ी और अरब सागर, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अरब सागर कह लीजिए या अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी स्पेसिफिक हो गया, यह भी अरब सागर का हिस्सा ही है। अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। आगे चलते हैं। कोकोस कटक स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में है ये। मेंडलीव कटक स्थित है, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। बेलापर्ती निक्षेप यानी पैलेजिक डिपॉजिट क्या है? तो लाल मृतिका जो है, रेड क्ले, वो पैलेजिक डिपॉजिट के अंतर्गत आता है। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में वामावर्त, लेफ्ट टू राइट दिशा में सूर्य के चक्कर लगाता है? उल्टा सब जो है ये कह रहा है पूर्व से पश्चिम, सभी पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाते हैं और ये पूर्व से पश्चिम। दो ग्रह इसके अंतर्गत आते हैं, शुक्र अरुण, वीनस और यूरेनस, इनको अंग्रेजी में कह लीजिए। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए उत्तरदायी कारक हैं। बैडलैंड जो होता है कट छट करके बहुत विकृत रूप हो जाता है, खेती करने लायक नहीं रह जाता है, किसके कारण है? तो जल और वायु दोनों इस पर काम करते हैं। किस ग्रह की घूर्णन अवधि, रोटेशन, एक दिन से कम है? एक दिन, यानी कि भारत का जो एक दिन है 24 घंटा, लगभग 24 घंटा का है, तो उससे कम किसका है? बृहस्पति सबसे कम समय में घूर्णन करता है। सबसे बड़ा ग्रह है लेकिन अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम जाता है अपनी जगह पर, 9 घंटा 55 मिनट में। उसके बाद शनि घूमता है, फिर वरुण घूमता है, फिर अरुण। इसे क्रमशः ये क्या है, ज्यादा समय लेते गए, लेकिन ये सभी जो है एक दिन पृथ्वी के 24 घंटे के बराबर ये कोई भी समय नहीं लेता है। सर्वाधिक समय कौन सा लेता है? तो शुक्र लेता है, 243 दिन में एक अपना घूर्णन करता है, अपने स्थान पे घूमता है। जैसे लट्टू एक जगह नाच रहा हो उसी को घूर्णन गति कहते हैं। तो वो इतना 243 दिन में घूमता है। किस भौमिकी कल्प को मानव के उद्भव का युग के रूप में जाना जाता है? तो यह है तृतीयक युग, प्लायोसीन। लैपीज एवं टेरारोसा स्थलाकृति का निर्माण होता है, भूमिगत जल द्वारा होता है। क्रस्ट की मोटाई सागर के नीचे क्या है? तो 5 से 10 किलोमीटर।
देखिए क्रस्ट की मोटाई स्थल पे अब कर रहा है कितना है, 30 से 50 किलोमीटर है। क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, तो यह है 30 किलोमीटर। तो क्रस्ट का एक जगह मैं चीजों को दे दिया हूं। अभी क्रस्ट का आयतन कितना है, तो कुल पृथ्वी का 1% आयतन यह क्रस्ट कवर किए हुए है। और क्रस्ट का औसत घनत्व तो कितना है, क्रस्ट मतलब आप जान ही रहे हैं पृथ्वी का ऊपरी पर, जैसे सेव है, सेव का छिलका, उसी तरह से क्रस्ट को बताया गया है। तो उसकी मोटाई लगभग 3, औसत घनत्व क्या होता है, 3 होता है। अब पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यानी कि जो 3 दिया है, 1 सेंटीमीटर का घन, यानी लूडो छक्का वाला जो आता है डिस्क, उस तरह का ले लिया जाए, क्यूब बनाया जाए घन, तो यह जो है 3 ग्राम आएगा। और पृथ्वी का औसत सब फेट फाट करके आटा जैसे मिस दिया जाए कोर और मेंटल और क्रस्ट को, तो इसका 5.52 ग्राम आएगा। भारत का यूएनडीपी रैंक या एचडीआई रैंक 2023-24 लेटेस्ट है, क्या है, तो 134वां स्थान है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समय 134वां स्थान है भारत का। कितने देशों के में, तो 193 देशों का सर्वे किया गया था, उसमें भारत का 134वां स्थान है। समझ लीजिए हम लोग कितने विकसित अवस्था पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं, हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव की तरह की निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन सी है, तो इसका आंसर ड्रमलीन। पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच विशाल महासागरों पर प्रचंड वेग से चलने के कारण अक्षांशों के अनुसार नाविकों ने निम्न दिए हैं 40 से 60 के बीच में। क्या क्या नाम दिए हैं उनको देखते हैं। पहला 40 डिग्री साउथ अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश को गरजता चालीसा इसको कहते हैं, या इसी को वीर पछुआ पवने कहते हैं। अंग्रेजी में रोरिंग फोर्टीज या ब्रेव वेस्ट विंड्स कहते हैं। दूसरा है 50 डिग्री साउथ। साउथ में ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्थल का विस्तार साउथ में बहुत कम है, निर्बाध गति से पवन चलती है, इसीलिए यह दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहा है। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश में प्रचंड 50 कहते हैं, फ्यूरियस 50। उसके बाद 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, चीखता 60, सिंकिंग 60 कहते हैं इसको। चीखता 60, प्रचंड 50 और गरजता 40, ये नामकरण हो गया। अश्व अक्षांश क्या है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में जो स्थित है, उसी को हम अश्वक्षांश कहते हैं। अश्वक्षांश पढ़े भी होंगे आप, बस ये याद रखिएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। ये कहीं कहीं थोड़ा बहुत डाटा में अंतर भी आ जाता है। कहीं तो देखेंगे कि 23.5 डिग्री, यानी कर्क और मकर से लेकर के इसको देखने लगता है। तो अब थोड़ा सा मैच करा लीजिएगा, विभिन्न किताबों में थोड़ा बहुत डाटा में अंतर जरूर मिलता है। आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता की सहायता से कौन सा ग्राफ बनता है। ये बहुत कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर पेपर में ये लगता है कि आ जाता है, और गलत भी करने वाले कर लेते हैं, या जो लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं बुढ़ा गए हमारी तरफ से, तो उनका तो अब ये सब गलत नहीं होना चाहिए। तो यह क्लाइमोग्राफ ग्रिफिथ टेलर द्वारा निर्मित है। हीदर ग्राफ भी ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था। तो लासेन पीक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो कास्केड श्रेणी में है, यूएसए में। लासेन पीक सक्रिय ज्वालामुखी यूएसए में, कास्केड श्रेणी में पड़ता है। वनस्पति की जलवायु आवश्यकताओं के आधार पर 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों को किसने प्रस्तुत किया था, तो कोपेन ने किया था। कोपेन का वर्गीकरण देख लीजिए। मैं आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी करके एक फोल्डर बनाया था, मजाक मजाक में शुरू में 2-4 में वीडियो डाला था, तो उसमें 8वां पार्ट जो है और 9वां, उसका 8वां 9वां पार्ट में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कम से कम। और बाकी भले उस पोर्शन का वीडियो मत देखिए, लेकिन आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो ये मिलेगा 8वां और 9वें नंबर पर। तो उसमें ये मैं दिया हूँ, सर्वप्रथम वर्गीकरण क्या है, इसको पढ़ाया हूँ, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको भी पढ़ाने रहूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। समरी इतना जरूर है कि इससे आपको परीक्षा में कुछ काम हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे तो थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण दिया है। प्रथम वर्गीकरण 1931 में, दूसरा वर्गीकरण 1948 में। किस पर आधारित है, सूचकांक, किस तरह की वनस्पति कितने वर्षा वाले पर होती है, क्या बोलते हैं, इसको मैं वीडियो में बताया हूँ। इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब चीजें हैं, इसको देख लेंगे आप। पृथ्वी के कुल आयतन एवं भार का कितना प्रतिशत मैंटिल में निहित है, क्रमशः 83%। 83% क्या है, कुल आयतन, आयतन का कितना है 83%, और भार का कितना है 68%।
ये किस में, मेंटिल में पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रमशः का मतलब है जो पहले आया है वो पहले, जो बाद में आया है एवं के बाद वो बाद वाला हो गया। गंगा नदी का अपवाह प्रतिरूप कैसा है, तो पादपाकार डेंड्रेटिक है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा 829 मीटर। कसम मत खा लीजिएगा, 29 कहीं पर 29 दशमलव कुछ 30 भी मिल जा रहा है, इस पर परेशान नहीं होंगे। 829 के आसपास जो भी रहेगा उसको आप टिक करेंगे। नर्मदा नदी पर स्थित होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है शहर, किस लिए प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हो, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी या सेंटर, एनआरएसए या एनआरएससी इसको बोलते हैं, कहाँ पे है, हैदराबाद में। कब स्थापित हुआ, 1974 में। दूसरा देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसमें IRS। ये कहाँ पे है, देहरादून में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई, देहरादून इसका मुख्यालय है। इन दोनों को एक जगह दिया हूँ जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। क्या याद करना है देख लीजिएगा। जनसंख्या के अनुसार विश्व का बृहत्तम शहर कौन सा है, टोक्यो जापान का, दिल्ली, फिर शंघाई। सबसे ज्यादा टोक्यो, फिर दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर शंघाई है। जीपीएस से विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है। रिमोट सेंसिंग जीआईएस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, क्वेश्चन का 3 पार्ट में है, उसको देखेंगे तो उसमें मैं बताया था, यह है 4। किस राज्य में खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये देख लीजिए, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो बिहार पिछड़ा हुआ है, खेती में बहुत जनसंख्या भी लगी हुई है। राज्य निर्माण की तिथि देख लीजिए, इसमें तेलंगाना 2 जून 2014 को, ये सबसे लेटेस्ट अंतिम जो है राज्य यही बना है। उसके बाद से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। इसमें से पूछ देता है कई बार मैं कॉलम, तो कंफ्यूजन होने लगता है, क्योंकि 2000 में ही 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। तो आप देखेंगे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और झारखंड बीच में पड़ता है इन दोनों के, तो बीच का इसमें 15 नवंबर 2000 में ये पड़ा था। ये डेट याद रखेंगे। गुजरात एवं महाराष्ट्र का कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैं दे दिया हूँ, आप और भी देखना चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारी किताबों में ये दिया रहता है। ब्राजील किसका उपनिवेश था, इसको जानिए, पुर्तगालियों का उपनिवेश ब्राजील था। मानव भूगोल को सतत क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो इसका ऑप्शन सेम्पुल, कुमारी सेम्पुल, इसी सेम्पुल हो गई। उसके बाद एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो ड्रामा मत करो, याद कर लो, गुलनार मिर्डाल है। आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं 5 की व्याख्या किसने की है, आर्थिक वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं, 5, ये भी मैं बता दिया। देखिए एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ बीच बीच में, इसलिए मैं कह रहा था कि 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे। किसने की थी, तो रोस्टो मॉडल इसको बोलते हैं। इसमें 5 अवस्थाएं कौन सा है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, उसके बाद से टेक ऑफ, फिर ड्राइव टू मेच्योरिटी और अंतिम है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो ये याद कर लीजिएगा जरूर से, ये दे देता है और कहता है कि क्रम से सजाइए नीचे से ऊपर विकास के क्रम में। तो सबसे पहले ये अवस्था होती है, सबसे अंतिम अवस्था एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन होता है। तो ये दे देता है कि कौन सही क्रम से व्यवस्थित है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, 5 को याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हमादा क्या है, पवन द्वारा अपर्दित एक मैदान है हमादा। सागरी जल में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व क्या है, सोडियम है। आर्कीपेलेगो से क्या तात्पर्य है, तो द्वीपों का एक समूह, जैसे इंडोनेशिया द्वीप समूह आर्कीपेलेगो कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है, तो लगभग 16,000 किलोमीटर है मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई। ये आया हुआ है पेट वगैरह में, तो वहाँ पे 15,000 ऑप्शन दिया हुआ था, और यहाँ पे 16,000 दे रहा है, तो 16,000 रखिए, इसके नजदीक जो भी रहेगा आप लगाएंगे। तापीय विषुव थर्मल इक्वेटर रेखा कहाँ स्थित है, विषुव मतलब विषुवत रेखा, इक्वेटर नहीं पूछ रहा है, तापीय थर्मल इक्वेटर पूछ रहा है। तो थर्मल इक्वेटर थोड़ा सा अलग होता है, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये खिसक के रहता है, एग्जैक्ट इस पर विषुवत रेखा पर नहीं रहता है, इसको भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं। उसके बाद देखिए पोषण स्तर 1 में उत्पादक जैसे पौधे आते हैं, पोषण स्तर 2 में शाकाहारी आते हैं, पोषण स्तर 3 में शाकाहारी जीवों को खाने वाले आते हैं, और पोषण स्तर 4 में मानव, शेर, चीता, गिद्ध आदि ये सब आते हैं। तो इसका भी याद कर लीजिए, मैच द कॉलम वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन आता है।
पौधे एवं जीव जंतुओं के पदानुक्रमिक वर्गीकरण घटते क्रम, इसका ट्रिक है। देखिए क्या है, के पीसीओ, के याद रखिए, किंगडम होता है राजा सबसे बड़ा के, उसका पीसीओ में क्यों जाएगा, एफ जी क्रम से आ रहा है, एफ जी एस, ठीक है। तो ये क्रम बना लेंगे तो याद हो जाएगा आपको ऐसे, किंगडम, फाइला, क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिली, जेनेरा और स्पेसीज, यही क्रम है। इनको तोड़ मरोड़ के देता है, आपको सजाने के लिए देता है कि बढ़ते से छोटे क्रम में क्या है, ये सबसे छोटा है और ये क्या है, सबसे बड़ा है, किंगडम बड़ा है, ठीक है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, हैकल ने दिया था। किसने विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधित तथ्यों को मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में सोचा, तो ब्रून्स ने सोचा था। हैबिटाट इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक कौन है, सीडी फोर्ड है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब परिवार कल्याण कार्यक्रम में बदला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, 1977 में। बी एस गुहा, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, 1944 में ये बुक इनकी छपी थी ने भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा था, तो ये देख लीजिए, आपको 6 प्रमुख वर्ग थे और 9 उपवर्ग थे, इनको मैं यहाँ दे दिया हूँ। पहले सबसे पहले जान लीजिए कि हर्बर्ट रिसले जो थे वो सबसे पहले भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण किया था 1901 में, तो रिसले सबसे पहले किए। लेकिन सर्वमान्य जो इस समय है वो है बी एस गुहा का, 1944 में इन्होंने अपना 6 प्रमुख प्रजातियां कौन सी थी, निग्रीटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्राचोसिफेली और उसके बाद से नार्डिक। और इनके 9 जो हैं उप जो हैं उनको दिया है पेलियो मंगोलायड, इसी को 2 हिस्से में बांट दिया, लॉन्ग हेडेड एंड ब्रॉड हेडेड। तो इसको 2 काउंट कर रहा है हमें लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो 8 ही मिल रहे हैं, 9 हो ही नहीं रहा है, ऐसे कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा, इसका 2 काउंट कर लेते हैं तो 9 हो जाता है। तो ये आपको मैं दे दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लीजिएगा। जीन गाट मैन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। बंगलोर एंड अर्बन सर्वे के लेखक कौन है, आर एल सिंह है, प्रोफेसर आर एल सिंह, जो बीएचयू में विभागाध्यक्ष है, बहुत बड़े बड़े पदों पे काम किए, कई लोगों का रिसर्च करवाइए। तो सुएज नहर का निर्माण एवं राष्ट्रीयकरण, लेकिन निर्माण कब हुआ, तो 1869 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1956 में। एक ही में 2 क्वेश्चन को मैं समाहित कर दिया हूँ। त्रिपोली बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, लेबनान में स्थित है। चीन में तीव्र औद्योगिकरण हेतु खुला द्वार नीति कब लागू किया गया, उसी के बाद चीन का विकास हुआ, तो 1978 में खुला द्वार नीति अपनाया गया। भारत में उदारीकरण की नीति कब आई, भारत में भी उदारीकरण ले आया गया, कब, 1991 में लाया गया। पुस्तक एवं लेखक यहाँ पर देख लेते हैं, लोकलाइजेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, पीटर हैगेट ने इसे लिखा था। सिटी इन हिस्ट्री, लेविस मॉमफोर्ड का है ये। इंडिया अ रीजनल जियोग्राफी, प्रोफेसर आर एल सिंह का है। और द जियोग्राफी ऑफ टाउन्स, ई स्मेल्स की ये बुक है, इसको याद रखेंगे। द ग्रेट ब्रिटेन, किस औद्योगिक प्रदेश को ब्लैक कंट्री कहा जाता है, यानी ग्रेट ब्रिटेन के किस औद्योगिक प्रदेश को ब्लैक कंट्री कहा जाता है, तो मध्यवर्ती प्रदेश को, मध्यवर्ती प्रदेश याद रखेंगे। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, यूएसए में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है, तो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है। लापनोर चीन में, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये नाभिकीय क्रियाविधि के लिए यह जाना जाता है, नाभिकीय परीक्षण वगैरह यहाँ पे होता रहता है इसका। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये उपस्थित है। जापान के प्रमुख द्वीप कौन से हैं, नॉर्थ टू साउथ दे रहा है, एवं नगर, जापान के प्रमुख द्वीप, इसको देखिए मैं सजाया हूँ बहुत अच्छा से। होकाइडो में कौन सा शहर है, मुख्य रूप से सापेरो है, सापोरो लिखा हुआ है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, 4 द्वीप हैं जापान के प्रमुख, इसमें सबसे उत्तर में होकाइडो, होकाइडो के बाद होन्शु, याद करने का तरीका बताएंगे। उसके बाद से होन्शु सबसे बड़ा है, और सबसे बड़े बड़े शहर भी इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रमुख औद्योगिक बेल्ट भी यहीं पे है, होन्शु में ही है। तीसरा है शिकोकू, सबसे छोटा ये द्वीप है, मतलब छोटे छोटे तो बहुत सारे द्वीप है, लेकिन जो 4 बड़े द्वीप इसके हैं उन चारों में ये सबसे छोटा है, और होन्शु सबसे बड़ा है। और शिकोकू से बड़ा क्या कौन सा है, क्यूशु है, ठीक है। ये नागासाकी और हिरोशिमा का नाम सुने होंगे, तो ये क्यूशु पर एक एटम बम गिरा है, नागासाकी पर, और हिरोशिमा पे एक बम गिरा है जो होन्शु द्वीप पर पड़ता है, दोनों द्वीप पर बमबारी किया था। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, होकाइडो और होन्शु, हो से ही शुरू हो रहे हैं, सु तो समझ में आ गया, ये छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है,
सबसे छोटा लिखावट में ही दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दीजिए होन्सु। अब स उठाइए सिकोकू, अब क उठाइए क्यूसू, होकाइडो होन्सु, सु से सिकोकू, क से क्यूसू, ये याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। विदर्भ किस राज्य का हिस्सा है? पूर्वी महाराष्ट्र, नागपुर व अमरावती डिवीजन इसके अंतर्गत आते हैं। बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? सबसे सामान्य है पद्मा नदी कहते हैं। पर्ल फिशिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु का पर्ल फिशिंग के लिए जाना जाता है, विश्वविख्यात है। कल्याण, सोना और सोनालिका क्या है ये? तो ये है गेहूं की वेराइटी बीज है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना व मुख्यालय बता दीजिए। 2 क्वेश्चन एक ही में घुसेड़ दिया हूँ। क्रमशः 1967 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, उत्तराखंड में। मानचित्र प्रक्षेपों मैप प्रोजेक्शन का प्रमुख उपयोग क्या है? तो अब इसमें देख लेते हैं, अलग अलग चीजों का दिया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दिखाने के लिए 1 या 2 मानक अक्षांश युक्त साधारण शंकु प्रक्षेप का इस्तेमाल करें। बहुत प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आता है, कई बार गलती हो जाता है। मैं सोचा कि थोड़ा सा ये तो एक नॉर्मल चीज है, इसको आप रट सकते हैं, यूनिवर्सल है, ये बदलता नहीं है, और बहुत सारी चीजों कॉमन चीजें इसमें आएगा तो उसमें आएगा। दूसरा देखिए, केप काहिरा रेल मार्ग को दिखाना हो तो सिनुसॉइडल परफेक्ट रहता है, जिसका लॉन्गिट्यूडनल जो है ऊपर से उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा होता है, उसको दिखाने के लिए सिनुसॉइडल हो गया इक्वेटोरियल बेल्ट में। चावल की कृषि भूमध्यरेखीय क्षेत्र में दिखाने के लिए समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप इसके लिए सूटेबल माना गया है। और गेहूं की कृषि दिखाना हो तो शीतोष्ण प्रदेश में होता है, इसको दिखाने के लिए मालवीड प्रक्षेप अच्छा माना जाता है, तो इसको याद रखेंगे। तेलंगाना कृष्णा नदी से किस दिशा में स्थित है? ये उत्तर दिशा में स्थित है। शुक्र की कच्छी अवधि बताइए, तो 225 दिन में शुक्र सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। सियरा नेवादा किस प्रकार का पर्वत है? इसका हो गया ब्लॉक पर्वत है, यानी पर्वत भी कई तरह के होते हैं, उसको परीक्षा वाणी में से देख लीजिएगा, उनको याद करिए। ये सब छोटे छोटे प्रश्न आप नहीं पढ़ते हैं, लगते हैं थियरी पढ़ने, अब बकवास दुनिया भर का किताब पढ़ेंगे, यूट्यूब पर दुनिया भर का देखेंगे, निरर्थक चीजों से बचिए। सेलेक्टिव, ये तो टीजीटी का समय बढ़ गया है, बहुत अच्छा है, पीजीटी का अगली बार है। मेरा भी 20 तारीख के बाद छुट्टी हो जाएगा, समर वेकेशन। कुछ वीडियो मैं अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा, जल्दी जल्दी, घबराइए नहीं। ओशनोग्राफी करा दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल का हो जाएगा तो उसको भी देखूंगा। पर्वत निर्माण के सिद्धांत के संबंध में किसने मध्य पिंड का विचार दिया? तो कोबर ने दिया था। सबसे पहले किसने परिहिमानी और पर्दन चक्र प्रस्तुत किया? पेल्टियर ने किया था। अंतर पर्वतीय पठारों को देख लिया जाए। बोलिविया एवं तिब्बत, ये किसके अंतर इंटर माउंटेन प्लेटू है, यानी पर्वतों के बीच में ये बने हुए हैं, बोलिविया पठार और तिब्बत का पठार। उसके बाद से गिरपत पठार, पेडमांट प्लेटू किसको कहते हैं? तो मालवा भारत का, पेटागोनिया अर्जेंटीना का, और यूएसए का कौन सा? पिडमांट। पिडमांट 2 चीजों में आता है, एक गिरिपद है, पद मतलब पर्वत के पैरों में पड़ा हुआ जो है, तो मालवा हो गया, पेटागोनिया हो गया अर्जेंटीना का। ये पिडमांट जो है बॉर्डर प्लेटू का भी उदाहरण है, क्योंकि ये अपलेशियन पर्वत और अटलांटिक जो महासागर है, इन तटीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है पिडमांट, तो यह बॉर्डर प्लेटू का भी एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। और देखिए गुंबदाकार पठार, डोम प्लेटू का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ओजार्क, यूएसए में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड की लंबाई कितनी? गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, कूदेगा? उत्तरकाशी में। राज्य कूदेगा उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 30.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्टेशनरी वेव थियरी ऑफ टाइड गिवन बाय, यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया, अंग्रेजी में ही ये सब याद करना चाहिए। स्टेशनरी वेव थियरी किसने दिया हुआ है? तो हैरिस ने दिया हुआ है। हैरिस, स से उठा लेंगे स्टेशनरी, ठीक है, तो ये दे दिए। भूस्थैतिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगभग किस ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? सैटेलाइट में मैं बनाया हूँ, वहाँ क्वेश्चन दिया हूँ। यह 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग है, एग्जैक्ट यहीं पे जाके नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं रहेंगे। ये 35,000 आप स्टैंडर्ड है, इसको याद रखेंगे। परमाफ्रॉस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बहुत विवादास्पद प्रश्न है, फिर भी मैं लेके आया हूँ। मूलर ने 1943 में सबसे पहले परमाफ्रॉस्ट शब्द की रचना की, लेकिन इसका प्रयोग सर्वाधिक जो है हमबोल्ट द्वारा देखने को मिलता है। यदि दोनों एक ही ऑप्शन में आ गए तो मूलर मारिएगा, और नहीं तो हमबोल्ट है तो हमबोल्ट, और मूलर है तो मूलर। किसने शब्द दिया है? प्रयोग ज्यादा हमबोल्ट ने किया इसको। छल्लेदार ग्रह के रूप में जाना जाता है, कौन सा? शनि को जाना जाता है।
भोपाल गैस, यानी कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, ये फुल फॉर्म भी जानते रहिए। ये त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है घुमा फिरा करके कि मिक क्या है, तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है, कब हुआ था, तो यहाँ पे दे दिया। रूस का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कुजनेत्सक बेसिन, इसी को कुजबास क्षेत्र भी कहते हैं, कुजनेत्सक को कुजबास कहते हैं। अभी एक और चीज देख लीजिए, डोनेत्स बेसिन, इसको जो है रसिया मार मार के यूक्रेन से छीन ले गया, ये डोनबास है यूक्रेन का, ये भी जाना जाता है कोयला उत्पादन के लिए, इसको भी अपने में मिला लिया। अब धीरे धीरे इस पर कब्जा कर ही लिया है। अब देखिए होता क्या है। पनामा नहर का शुभारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1914 को। हम लोग 15 अगस्त को आजाद हुए थे, लेकिन 1914 में नहीं, 1947 को। और ये 15 अगस्त 1914 में ही ये पनामा नहर का शुभारंभ हो गया था। और कहवा का मूल क्षेत्र कौन सा है? कहवा जो है इथियोपिया का मूल पौधा है। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस शब्दावली व कंपोज का विचार दिया था। ये सीक्वेंट ऑक्यूपेंस जो शब्दावली है, शब्द और काम्पेज का विचार किसने दिया था? तो डी ह्यूटलसी ने दिया था। चंद्र वर्ष लूनर ईयर में कितने दिन होते हैं? एक चंद्र वर्ष में तो ये 354 दिन होते हैं। तो जानिए चंद्र वर्ष कम होते हैं, इसलिए एक अधिमास आ जाता है 4 वर्ष के बाद, तो उसके हिसाब से पंचांगों के हिसाब से 354 365 दिन का वो होता है। विकासात्मक क्रम में आधुनिक मानव के सबसे नजदीक है, कौन सा है? क्रोमैग्नान मानव आधुनिक मानव के सबसे नजदीक था। किस भारतीय विद्वान ने पहले कहा कि पृथ्वी अपनी कक्ष पर घूमती है? आर्यभट्ट ने कहा था। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल कितना है? 140 लाख वर्ग किलोमीटर है ये। लाल बेसिन स्थित है कहाँ पे? चीन में स्थित है। याकोहामा कावासाकी किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? तो क्वांतो औद्योगिक, क्वांटो भी मिल जाएगा, तो को यहाँ पर ट भी लिखा मिल जाएगा। क्वांतो औद्योगिक प्रदेश में याकोहामा कावासाकी औद्योगिक प्रदेश स्थित है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को ये प्रश्न पूछा जाता है। सार्क 1985 में स्थापना हुआ था। देशों की संख्या इस समय कितनी है? 8 है। प्रमुख व्यापारिक संघ, ये वीडियो में बनाया हूँ, उसको जाके देख लीजिए, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत मेहनत करके इस वीडियो को मैं बनाया था। वैसे तो सारे वीडियो में बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, लेकिन इसको आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं कुछ बनाया गया है, बहुत उपयोगी है। तो आगे देखते हैं। गोलन हाइट्स पहाड़ी पठार स्थित है। कई जगह गोलन हाइट्स को पहाड़ी भी माना जाता है, कई जगह पठार भी माना जाता है। तो जो भी आए, गोलन हाइट्स की बात कर रहा है, इजराइल में स्थित है। मोम्बासा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? कीनिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। और कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोरंटो है। किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों सियाल, सीमा और नीफे में बांटा था? तो सुएस ने बांटा था। ग्रीवा खंडों के निर्माण की प्रक्रिया होती है पर्वतों पर। ग्रीवा खंड कहाँ पे? पर्वतों पर यह क्रिया देखने को मिलती है। तिल अवसादी चट्टान है, किससे संबंधित है? ये तिल अवसादी चट्टान किससे निर्मित होती है? तो हिमानी द्वारा निर्मित होती है। सुनामी किस भाषा से संबंधित है? तो ऐसे भी लग रहा है जापानी, सुमानी जापानी हो गया। अपलेशियन पर्वत संबंधित है किससे? कैलिडोनियन हलचल से। सिल्यूरियन कल्प में ये हलचल हुई थी। आप जो है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो बहुत यूनिक वीडियो है, उसको बना के मैं खुद बहुत अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ कि मुझे भी वो बनाए तो मुझे भी ये समझ में आ गया, नहीं तो मैं भी कभी उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ नहीं पाता था। तो उसको जरूर से जाके देखिए, नहीं देखे हैं तो बहुत मजेदार वीडियो है। एस्कर स्थलाकृति निर्मित है, हिमानी जलोढ़ निक्षेप। ये बहुत स्पेसिफिक है, इंटरव्यू में भी मुझे पूछा गया था। जब विद्यापीठ में अप्रूवल के लिए मैं गया था पीएचडी करने के बाद, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्कर जो है कैसे बनता है? तो हिमानी जलोढ़, हिमानी और जलोढ़ के निक्षेप से स्पेसिफिक स्थलाकृति है एस्कर, तो इससे ये बनता है, इसको जानना पड़ेगा। विश्व जलवायु को कोपेन ने किसने वर्गों में विभाजित किया? तो आपको मैं दिया था 5, आफ्टर 1953 में 6 हो गया। एच इसमें जुड़ गया एक आकर। पहले प्रारंभिक स्तर पर इन्होंने 5 कैटेगरी बनाया था मुख्य, बाद में ये 6 एच को जोड़ दिया। आप जाकर के देखेंगे, मैं दिखाया था। लंबे रेशे वाले कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है मिस्र। बाटा नगर स्थित है कहाँ पे? 24 परगना, पश्चिम बंगाल में। मीनाम्बिकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 द्वारा, 1967 का मतलब इसकी स्थापना में यहाँ दिया।
द्वारा कितने प्रकार के टोपोग्राफिक मानचित्र प्रकाशित किए गए? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 1:2, 2,50,000, 1:50,000, 1:25,000 में इस तरह के 3 जो है टोपोग्राफिक मानचित्र प्रकाशित किए गए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। हम लोग उसके कंधे पर बैठे हुए हैं ऊपर। तोरिया एवं रागी संबंधित है, रबी फसल से संबंधित है। ब्रंटलैंड कमीशन किस विचारधारा से संबंधित था? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी विचारधारा से, इसी जो कमीशन के थ्रू यह डेवलपमेंट आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल के अध्ययन की वकालत की थी? किसने की थी? तो त्रिवार्था ने की थी। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ब्लास। इसमें हम बोल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन ब्लास याद रखिए। अब देख रहे हैं केवल ब्लास आ रहे हैं, तो एक आध जगह हम बोल्ट को भी मान लेता है। ब्लास रहेंगे तो ब्लास ही को मारिएगा, ठीक। महाद्वीपीय विस्थापन के विचार का वास्तविक प्रणेता कौन है? तो एफ.बी. टेलर, महाद्वीपीय विस्थापन के। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप जानते हैं किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। लेकिन वास्तविक प्रणेता शुरुआत इसका देने वाले एफ.बी. टेलर। तो वो जो रहे टेलर, तो इनको भी सील दीजिएगा आप वहीं पे आंसर में। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला के नीचे, कटिहार जनपद बिहार में कोसी गंगा में मिल जाती है जाके कुर्सेला पे। किसने विश्व को 6 जू जियोग्राफिकल रीजन में विभाजित किया? A.R. वलास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। 6 भाग भी मैं इसलिए दे दिया हूँ कि कितने भागों में वलास ने बांटा था, तो ये भी याद रहे कि 6 था जू जियोग्राफिकल रीजन। किसने बांटा? वलास ने बांटा। भूगोल को क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक वर्गों में सर्वप्रथम किसने बांटा? सबसे पहले वारेनियस ने बांटा था। जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा है? मानव प्रजातियों को पर ग्रिफिथ टेलर बांटा है तो 7। कपाल सूचकांक एवं बालों की बनावट के आधार पर। इसी तरह हैडन वगैरह का पूछता है, तो क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल हो, वहां से जाकर के प्रजातियों को पढ़िएगा। वहां बड़ा अच्छा दिया हुआ प्रजातियों का वर्ग, उसको देख लेंगे तो काफी काम हो जाएगा इससे संबंधित। भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? रिस्ले 1909 में। यहाँ पे 1909 और मैं वहाँ पे 1900 कुछ लिखा था क्या? थोड़ा सा इसको मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा इसको मिलाइएगा। मैं पीछे भी दिया था रिस्ले ने 1909 और 1900 दिया था, यहाँ पे 1909 है। तो कोई ना कोई तो गलत है, होगा, ये देखना पड़ेगा। किस राज्य में गांवों का औसत जनसंख्या आकार सबसे अधिक है? तो केरल। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग हरित प्रदेश कहलाता है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश कहलाता है। जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो क्वांतो, टोक्यो, योकोहामा और कावासाकी। माया दक्षिण मैक्सिको में, माया इनका कहाँ पे? पेरू और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट में ये सभ्यता विकसित हुई इनका। माया कहाँ पे? दक्षिणी मैक्सिको में, यानी मैक्सिको में। आइए पेरू और उसे दक्षिण की तरफ तट सा है। सभ्यताएं विकसित हुई लैटिन अमेरिका में, ठीक है। खनिजों की कठोरता को याद करने का ट्रिक है क्वाटो कोडी। ये प्रश्न आता है, आएगा, कई बार कहा था, 2 बार 3 बार तो इसको बताने के बाद भी यह हमको लगता है कि पूछ दिया गया है, और मैक्सिमम लोगों का गलत होता है कि खनिजों की कठोरता से संबंधित पूछ देता है। टोपाज है, कोरंडम है, डायमंड है, इसको कहता है कि कठोरता से कम से बढ़ते क्रम में लगाइए, या घटते क्रम में सबसे कठोर पहले, उससे फिर कम कठोर, फिर कम कठोर, ऐसे लगाइए। इसका फार्मूला बनाया हूँ क्वाटो कोडी। यही 4 टाप पूछता है अंतिम। तो ये डाई से डायमंड आप जानते हैं सबसे कठोरतम है पृथ्वी पर जो तत्व पाया गया, उसमें डायमंड सबसे लास्ट है। यानी कि जितना कैपिटल है उतना इसमें लास्ट का, ये 10वें नंबर पे आता है। तो ये है क्वार्ट्ज, ठीक है, ये है टोपाज, ये है कोरंडम, ये है डायमंड। तो इसको याद करने का देखिए, इसे क्वार्ट्ज 7 होता है इसका, टोपाज 8 होता है, टोपाज 8 इसकी हार्डनेस होता है, कोरंडम 9 होता है, और हीरा डायमंड, हीरा लिखे हैं लेकिन डायमंड अंग्रेजी से लिया गया, 10 है हार्डनेस, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। क्वाटो कोडी कहीं भी आएगा, इनको इसी फार्मूले से आप अरेंज कर देंगे। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों, कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेश है? मैं अपने से डाल दिया हूँ यहाँ पे, 5 है। का वर्गीकरण किसने किया था? तो एडवर्ड एकरमैन। जनसंख्या भूगोल में जाकर के पढ़ लीजिएगा, एस डी मोर की किताब में एडवर्ड, ये बहुत व्यवस्थित और बढ़िया से दिया हुआ है। आता है क्वेश्चन, नाटमो फुल फॉर्म होता है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। के संस्थापक कौन थे? भाई सरकार की, लेकिन संस्थापना किसने किया?
तो एसबी चटर्जी ने किया था इसका। कंसेप्ट ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन 1954 में किसने दिया था? जेसी वीवर ने दिया था। मरुस्थलीय क्षेत्र में अवशिष्ट पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो इंसेलबर्ग कहते हैं। रासायनिक अपक्षय के लिए आदर्शतम स्थिति पाई जाती है उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में। पृथ्वी एवं सूर्य की आयु कितनी है? तो 4.543 बिलियन वर्ष या 4.5 अरब वर्ष ऐसे लिखा मिल जाता है। ये 4 3 छोड़ दीजिए, बिलियन को जब ऐसे आएंगे तो अरब पढ़ा जाता है इसको, वर्ष। एवं 4.7 अरब वर्ष, तो 4.7 नीला से, यहाँ सूर्य भी नीला से अंडरलाइन किया हूँ दोनों जगह, यानी सूर्य का जो आयु है वो 4.7 अरब वर्ष है। और पृथ्वी का आयु से कम होगा क्योंकि उसी से बना हुआ माना जाता है, तो 4.5 अरब वर्ष है। आगे देखते हैं, फिंगर लेग्स का निर्माण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो हिमनद के द्वारा होता है। पृथ्वी पर किसी दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी का मापन किससे किया जाता है? बृहस्पति मार्ग के सहारे, लेक्सोड्रोम जो रेखा खींची जाती है उसी की बात कर रहा है। 1859 में निम्न घटनाएं घटी। 1859 भूगोल के मामले में बड़ा ऐतिहासिक रहा है। कौन कौन सी घटनाएं? पहला देखिए, हमबोल्ट एवं रीटर की मृत्यु, एक ही साल में दोनों विद्वान मर गए। पैदा 10 साल के अंतर पे हुए थे लेकिन मरे एक ही साल में जाके दोनों। अब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, डार्विन का ये बुक है, का प्रकाशन भी 1959 में हुआ था। भारत में गर्म जल का सोता, हॉट स्प्रिंग पाया जाता है कहाँ कहाँ? देखिए, राजगीर में, सीताकुंड बिहार, उसके बाद पुत्तूर कर्नाटक में पाया जाता है, गौरी कुंड उत्तराखंड में पाया जाता है, सूरज कुंड झारखंड में। आपसे मैं बोला ना कि 415 में बता रहा हूँ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे तो काफी आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे देखिए 4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। सतपुड़ा महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा में ही महादेव पहाड़ी उसका अलग हिस्सा है। सतपुड़ा रेंज है, उसमें महादेव पहाड़ी, वह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़, झारखंड। टीजीटी या पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था कि इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। ये मुझसे गलत हो गया था, तो आप भी मान लीजिए कि आपका भी गलत हो गया था। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी पूछ लीजिए या सतपुड़ा की कर लीजिए कहीं से। ये धूपगढ़ है, धूप खूब मिलता है, ऊंचा है। और 1350 मैं खुदे भूल गया था, इसलिए सोचिए कि आप भूल गए, इसको याद रखिएगा, 1350 इसकी हाइट है मीटर में। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, इसको एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, इंडो आर्यन भाषा परिवार, एनसीईआरटी से इसको पढ़ लीजिएगा कक्षा 12 के, ठीक है। भू राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ जेलेन, केजेलेन भी लिखा मिलता है, स्वीडिश ये नागरिक थे, उन्होंने भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ग्लोब मियामी यूएसए प्रसिद्ध है, किस लिए ग्लोब मियामी प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए ग्लोब मियामी दुनिया में जाना जाता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का सूत्र है गोमित, यानी कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गो से गोवा, मिजोरम, फिर तमिलनाडु, ठीक है। ये घटते क्रम में है, गोवा सबसे ज्यादा, फिर मिजोरम, अतः गोमित याद रखेंगे तो रहेगा। एंटीपोड पत्रिका प्रारंभ हुई थी, कब ये एंटीपोड पत्रिका प्रारंभ हुई थी? 1969 में क्लार्क विश्वविद्यालय द्वारा, यूएसए के, ठीक है, याद रखेंगे। सन भी दिया हुआ है और क्लार्क विश्वविद्यालय आता यही है क्वेश्चन कि एंटीपोड पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो क्लार्क विश्वविद्यालय यूएसए से होता है। सूर्य के केंद्र एवं सतह दोनों में 2 कलर दिया गया है, तो आंसर में भी 2 कलर होगा। का तापमान कितना है? केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि सेंटर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में आ सकता है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं, फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितने गुना है? 13 लाख गुना जो है बड़ा है सूर्य पृथ्वी के से। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? कैपलर ने बताया था 1571 में। आयनोस्फीयर की ई परत में अरोरा बोरियालिस एवं अरोरा ऑस्ट्रालिस, ये गलत लिखा गया, बोरियालिस होता है, और अरोरा ऑस्ट्रालिस के दर्शन कहाँ होते हैं?
तो अरोरा बोरियालिस का देखिए क्रमशः उत्तरी भूचुंबकीय ध्रुव, यानी उत्तरी भाग में ध्रुव के पास में समझ लेंगे, तो ये हो जाएगा अरोरा बोरियालिस उत्तर, और दक्षिण की तरफ कौन सा होता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया जानते हैं दक्षिण की तरफ है तो ऑस्ट्रेलिस हो गया। वायु के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई तक स्थित है, 99% जो होता है कुल द्रव्यमान जितना भार है उसका 99% कितनी ऊंचाई तक, तो 32 किलोमीटर ऊंचाई तक 99% आपका पाया जाता है वायु। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है, तो ऑक्सीजन कितने पर हो जाता है, 120 किलोमीटर ऊंचाई पर नगण्य हो जाएगा ऑक्सीजन। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका मतलब मात्रा नगण्य हो जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है यूपी के, सूर्यातप इंसोलेशन, रेडिएशन बहुत लोग मार देते हैं, सूर्यातप कहते हैं इंसोलेशन, इसको याद करिए अंग्रेजी, नहीं तो हिंदी में याद करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सौर विकिरण प्राप्त होता है लघु तरंगों के रूप में, पार्थिव विकिरण होता है दीर्घ तरंगों के रूप में, ये सब आते हैं क्वेश्चन। सूरज से जो विकिरण हमारे यहाँ सूर्यातप आता है वह लघु तरंगों में आता है, और ये लॉन्ग वेव्स के रूप में पृथ्वी से ये वापस अंतरिक्ष की तरफ भागता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट है, पृथ्वी और वायुमंडल दोनों का पूछ रहा है, तो क्रमशः 51%। ऊष्मा बजट क्या है पृथ्वी का, 51, और वायुमंडल का कितना है, 48%, याद रखेंगे। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता था, बहुत मेहनत किया हूँ। 0.3 वैल्यू में देखा है तो, और परसेंटेज में देगा तो 31%, ये 24 से 34% भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि 31 के आसपास जो आंसर रहेगा वही लगाएंगे, हूबहू अगर यही दे देता है तब तो सही ही है। सूर्य पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, औसत दूरी है 14, मतलब 15 करोड़ नहीं हो रहा है। और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी, मतलब 15 करोड़ पार कर गया, 15.20 करोड़ किलोमीटर को कहते हैं, इसको कहते हैं अपसौर, अपहेलियन, मतलब दूर रहता है। 4 जुलाई को भले आपके यहाँ गर्मी पड़ रहा हो, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, सूर्य पृथ्वी के बीच दूरी होती है 4 जुलाई को, इस स्थिति को अपहेलियन कहते हैं। और 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कितना, 14.7, देखिए यहाँ पे था 14.96 करोड़, और यहाँ 14.70 करोड़ किलोमीटर, तो सबसे नजदीक हो गया। अब जनवरी में जाड़ा पड़ता है, तो आप कहेंगे नजदीक है तो जाड़ा क्यों पड़ता है, अरे भाई आप से तो दूरी केवल नहीं देखा जाएगा, आपके यहाँ जाड़ा पड़ रहा है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है, वहां तापमान दे रहा है, आप ठंडा आग से तापिए। उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन, जैसे बोलते हैं पेरीफेरल एरिया, मतलब आसपास के क्षेत्र में, पेरी अर्बन, अर्बन के आसपास वाला पेरी अर्बन, तो यहीं से पेरी से समझ लीजिएगा कि नजदीक है, अप मतलब ऊपर, मतलब दूर है, अपहेलियन, एपी है यूपी नहीं है, अपहेलियन बोल रहे हैं, दूर है। अब पेरीहेलियन में पेरीफेरल नजदीक है, 3 जनवरी को नजदीक रहता है और 4 जुलाई को दूर रहता है, दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम होता है, इनको याद करना जरूरी है। सूर्यातप की सर्वाधिक प्राप्ति 7% अधिक होती है, कब, इस दिन, अन्य दिनों की अपेक्षा इधर जब रहता है उपसौर की स्थिति में, सूर्य की जो प्राप्ति है 100% इधर, तो उसे 7% अधिक होता है 3 जनवरी के समय में। चंद्रमा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो 3,84,403 की, वहाँ करोड़ में बात हो रही थी, यहाँ लाख में केवल काम चल जा रहा है, वहाँ 15 करोड़ के आसपास चल रहे थे, यहाँ 3 लाख के आसपास चल रहे हैं, 3,84,000 औसत दूरी है। चंद्रमा के बीच की सर्वाधिक दूरी यानी अधिक होगा इससे सर्वाधिक, मतलब तो यहाँ पे ये 4,06,696 किलोमीटर हो गया, तो ये सर्वाधिक दूरी, इसको अपभू अपोजी कहते हैं, देखिए अप ये भी मतलब ये दूर की स्थिति हो गई। और चंद्रमा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी तो इससे कम होगा, तो 3,63,000, औसत क्या था 84, अधिकतम क्या था 4 लाख, आइए 3,63,104 किलोमीटर, याद कर लीजिएगा, को कहते हैं, भले ये वैल्यू थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा लेकिन इनको याद रखिएगा, इसको कहते हैं उपभू, पेरीजी बोलते हैं, उसमें पेरीहेलियन बोल रहे थे, यहाँ पर पेरीजी, इसमें पेरीफेरल आ रहा है, यानी नजदीक वाली स्थिति पेरेजी होगी, अपोजी मतलब दूर वाली, अपोजिट समझिए इसे, दूर वाला हो गया।
विषुव इक्विनॉक्स क्या है? तिथि जब दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होता है उस स्थिति को हम विषुव कहते हैं। इक्विनॉक्स इंटरव्यू में पूछा जाता है, यानी कि दोनों गोलार्धों में कब दिन और रात जो होगा समय बराबर होगा, तो ये होगा जब सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर पर सीधा पड़ेगा। तो ये कब पड़ता है आपको पता होना चाहिए। बसंत विषुव एवं शिशिर विषुव कब होता है? ये दो तरह के हैं। ये इक्विनॉक्स की, विषुव की बात कर रहा है इक्विनॉक्स की। तो देखिए क्रमशः 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या होगा? बसंत विषुव होगा। और 23 सितंबर को क्या होगा? आटमन इक्विनॉक्स होगा, शिशिर विषुव होगा। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तभी विषुव होता है। ये दो तिथियां हैं जो आपका विषुव या इक्विनॉक्स को दर्शाती हैं। ग्रीष्म संक्रांति समर सोलिस्टिस एवं शीत संक्रांति विंटर सोलिस्टिस, यहाँ इक्विनॉक्स था यहाँ सोलिस्टिस हो गया। दोनों कब होता है? तो अब इसका देखिए कम से 21 जून। ये मार्च में था, ये जून मतलब उत्तर कर्क रेखा पर जब होता है तो ये ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। अब 22 दिसंबर को कहाँ पे होता है? तो मकर रेखा पर चमकता है। तो हमारे यहाँ जाड़ा रहता है और उधर गर्मी में मनाता है दिसंबर में क्रिसमस डे, ऑस्ट्रेलिया वाले सब। तो उधर ये चमकता है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। इसको शीत संक्रांति कहते हैं। हम अपने हिसाब से बात करेंगे ना, उनके लिए ठंडा से मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे लिए ठंडा है दिसंबर, तो हम शीत संक्रांति। इसको ग्रीष्म कह रहे हैं। 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी रहता है, भले उनके यहाँ ठंडा रहता हो। तो ये डेट याद रखेंगे, 21 मार्च 23 सितंबर ये इक्विनॉक्स में गिने जाते हैं और सोलिस्टिस में 21 जून और 22 दिसंबर गिने जाते हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह बताइए, फोड़ दो भैया। फोबोस एवं डिमोस, फोड़ी इसका है, फोड़ी ट्रिक क्या? फोड़ी मंगल फोड़ देगा एकदम से। फोबोस डिमोस फोड़ी दो ही है। उसके बाद बृहस्पति और शनि के दो प्रमुख उपग्रह पूछ देता है कि किसके उपग्रह हैं, तो दो दो ठे डाल दिया हूँ नाम में। देखिए गैनीमेड और यूरोपा ये किसके हैं? बृहस्पति के। इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है दोनों में से कि ये किसके उपग्रह हैं। और शनि के टाइटन और रिया। टाइटन घड़ी पहनते हैं, वही शनि घड़ी, शनि एक तो उच्चारण भी हो रहा है, तो टाइटन और रिया ये दोनों ये शनि के हैं उपग्रह। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं इस समय? तो इस समय सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हो गए हैं। पहले किताबों में पढ़ते थे बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, अब शनि के हो गए हैं। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर, ड्राई एडियाबैटिक चेंज, 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान क्या होता है? परिवर्तन कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, यदि शुष्क रुद्धोष्म ड्राई एडियाबैटिक चेंज हो रहा है तो। और आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर ह्यूमिड एडियाबैटिक चेंज, ह्यूमिड है, आर्द्रता है उसमें, तो इसमें कितना होता है? 6 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है। और सामान्य ताप पतन दर नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? ये आप जानते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ग किलो। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस क्षोभ मंडल में तापमान कम हो जाता है। लेकिन 165 नहीं यहाँ पर दे रहा है, किलोमीटर में यही 1 किलोमीटर कह सकते हैं, 1000 मीटर। तो नॉर्मल जो रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर ऊंचाई पर कम हो जाता है। लेकिन ह्यूमिड आर्द्र रुद्धोष्म में क्या होगा? 6, इससे भी कम ये जाता है। और इसमें कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर ऊपर जाने पर। कोडरमा झारखंड प्रसिद्ध है किसके उत्पादन के लिए? अभ्रक माइका के उत्पादन के लिए। कारागंडा किस लिए प्रसिद्ध है? कारा काला, तो इसी से स्पष्ट हो गया यह कोयले की खान है कजाकिस्तान में। सब क से चल रहा है, कारागंडा काला और उसका कोयला क से और उसका कजाकिस्तान क से। तो ये यहाँ पर कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन साउथ वेस्ट एशिया कौन सी है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। साउथ वेस्ट एशिया में पेट्रोकेमिकल, जानते हैं पेट्रोलियम पर जी रहे हैं अभी। द लीडिंग सल्फर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा सल्फर, अब आ गया प्रोडक्शन से संबंधित डाटा, यहीं से मैं बात कर रहा था। सल्फर प्रोडक्शन करने वाला कौन सा है? तो पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर यूएसए है। शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। आप सटा करके लेके जाएंगे तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये मिल जाएगा आपको। शीर्ष खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, राजस्थान पहले स्थान पे आता है। राज्यों की बात करेंगे उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद असम का नंबर आता है।
ऐसे तो मुंबई हाई 50% से ज़्यादा कुल प्रोडक्शन भारत का अकेले मुंबई हाई करता है, जो अरबियन सी में स्थित है, मुंबई से कुछ किलोमीटर अंदर है। सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें राजस्थान का नाम आता है। शीर्ष मैग्नीज उत्पादक देश कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, गैबन और ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज के उत्पादन का रेशियो कम और ज़्यादा होता रहता है। तो अभी के लिए फिलहाल ये जो मैं बना रहा हूँ, 2025 में कोई भी आप परीक्षा देते हैं तो ये सारे डाटा आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इतना जल्दी अभी कोई डाटा बदलने वाला है नहीं। शीर्ष मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश। पहले हुआ करता था कौन? ओडिशा होता था, लेकिन अब शीर्ष मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। शीर्ष मैग्नीज भंडारक राज्य कौन सा है? भंडार किसमें है? ओडिशा में भंडार है, लेकिन पैदा कौन कर रहा है ज्यादा इस समय? मैग्नीज निकाला गया है मध्य प्रदेश से। शीर्ष कोको उत्पादक देश कौन से हैं? पेय पदार्थ है, जैसे काफी वैसे कोको होता है, तो इसमें आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया क्रम से 1, 2, तीसरा स्थान पे है। शीर्ष एस्बेस्टस उत्पादक राज्य, एस्बेस्टस बताए थे ना आपको, सबसे हल्का और ये फाइब्रस जो स्टोन होता है, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। अबाउट 60% एस्बेस्टस पाया जाता है राजस्थान में। शीर्ष कपास उत्पादक देश कौन से हैं? चीन, भारत, यूएसए। चीन सबसे ज्यादा, उसके बाद भारत, यूएसए, फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। शीर्ष तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मलज खंड इस प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश आप राज्य पूछेगा, इसमें का एक स्थान दिया हूँ, ये मलज खंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान दूसरे स्थान पे है। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान में है। झारखंड तीसरे स्थान पे आता है, ये सिंहभूम जिला इसके अंतर्गत आ जाता है। इसका ट्रिक है मराझा। मराझा उत्पादन हो रहा, यानी उत्पादन हुआ, उतना जमीन से मर गया, उतना वेस्टेज चला गया। आप जानते हैं ये सब ऐसे रिसोर्स हैं जो धीरे धीरे प्रकृति से समाप्त हो जाएंगे अगर जो रिसाइकिल न किया जाए तो मराझा मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। इसी का अब उल्टा है, शीर्ष तांबा भंडारक राज्य पूछ देगा, तो इसका फार्मूला कुछ और है। देख लीजिए क्या फार्मूला? रामझा, मतलब भंडार की है, राम राज्य चल रहा है, राम जी के यहाँ झा जी पहुंच गए हैं, राम झा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, और जहाँ पे खोद के निकाल रहे हैं मतलब मर रहा है, मरा झा है अब यहाँ पे सब, और यहाँ पे राम झा, राम राज्य है। तो ये भंडार है, अभी निकाला नहीं गया है, ऐसे कंसेप्ट लेके चलेंगे। शीर्ष चांदी उत्पादक देश कौन से है? मैक्सिको, चीन और पेरू। पहला, दूसरा, तीसरा, नंबरिंग नहीं किया हूँ, क्रम से ही है ये, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। शीर्ष तांबा उत्पादक देश कौन सा है? चिली, पेरू, डीआर कांगो। चिली पहले स्थान पे, फिर पेरू का स्थान आता है। चिली पेरू वही एक ही जगह पे है, आप जान ही रहे हैं। और डीआर कांगो अफ्रीका में। शीर्ष इलायची कार्डेमम उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, लगभग 53% अकेले उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरा स्थान कर्नाटक का आता है। शीर्ष जल विद्युत उत्पादक देश कौन से हैं? तो चीन पहले पर, ब्राजील दूसरे पर, कनाडा तीसरे स्थान पे आता है। शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस। ऑस्ट्रेलिया, लौह अयस्क का भंडार ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्राजील में और रूस में। शीर्ष खनिज तेल उत्पादक देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है यूएसए, फिर सऊदी अरब, रूस। इसमें भी बदलता रहता है, कई बार सऊदी अरब पहले स्थान पे आ जाता है, ये दूसरे पे चला जाता है, लेकिन इस समय यूएसए पहले स्थान पे है। मैं बता रहा हूँ 2025 में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, इस आंकड़े को आप याद कर करके दे सकते हैं। फिलहाल टीजीटी और पीजीटी जो दोनों होने वाला है, उसमें तो पूरी तरह से काम कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से? निर्यात मतलब एक्सपोर्टिंग अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, फिर यूएसए दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, फिर जर्मनी करता है और जापान करता है। तो शीर्ष मत्स्य उत्पादक देश कौन से हैं? चीन पहले स्थान पर, मछली खूब मारता है, अब मछली का आयात भी कर लेता है, गजब है। चावल सबसे ज्यादा पैदा करता है, चावल का आयात भी करता है, क्योंकि जनसंख्या भी है, मच्छी भात खाना भी है। दूसरा है भारत, और तीसरा इंडोनेशिया, मछली पाने में ये आ गया है। शीर्ष रेशम सिल्क उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें है चीन, भारत और उज्बेकिस्तान। रेशम उत्पादन में भी चीन पहले स्थान पर, दूसरे पर भारत है, फिर उज्बेकिस्तान है। शीर्ष मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात और राजस्थान, एक नंबर पर गुजरात है, दो नंबर पर राजस्थान है। शीर्ष यूरेनियम उत्पादक देश कौन से है? तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसका फार्मूला क्या है? काजी कान में आस्ते से, देखते हैं धीरे से, न्यूक्लियर जो होता है परमाणु बम बनाने के लिए धीरे धीरे छुपा करके किया जाता है,
कि कोई दूसरा देश जाने ना, तो वही अभी ईरान कर रहा है कि हम भी अब जो है एटम बम बना लेंगे। न्यूज़ में आता रहता है, लगभग करीब पहुंच गया है। तो ये काजी हैं वही बोल रहे हैं, काजी कान में आस्ते से बताइए इसके बारे में, यूरेनियम कितना उत्पादन हो रहा है। दूसरा क्या, भंडारक, भंडार कैसे होगा, तो इसका है ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा। तो अब यहीं पे थोड़ा सा फार्मूला बदल गया है। आस्ते काजी कान में कहिए, आस्ते से काजी कान में कहिए कितना भंडार है। कोई जान जाएगा, अमेरिका जान जाएगा, परेशान करने लगेगा। तो आस्ते से काजी साहब कान में कहिए। तो इससे ये फार्मूला याद हो गया। शीर्ष रबड़ उत्पादक देश कौन से हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत। तो इसका फार्मूला पहले ये बदल गया है। आज से 2 साल पहले मैं वीडियो डाला था तो उसमें था थाई मल विभा। तो थाई, था से थाईलैंड, ई से इंडोनेशिया, और मल, मल से मलेशिया था। लेकिन देखिए चार टॉप 4 में मलेशिया का नाम ही नहीं, 5 तक मलेशिया अब नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले वो तीसरे स्थान पे आता है। तो यहाँ पे थाई, था से थाईलैंड, ई से इंडोनेशिया और विभा, थाई विभा, वी से वियतनाम और भा से भारत हो गया। तो आगे चलते हैं। शीर्ष रबड़ उत्पादक राज्य, केरल, 90% रबड़ जो है हमारे देश का उत्पादन केवल केरल करता है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। शीर्ष कृत्रिम रबड़ उत्पादक देश, कृत्रिम रबड़, ये नेचुरल रबड़ की बात हो रही थी, अब आर्टिफिशियल जो है रबड़ की बात कर रहे हैं। इसमें चीन पहले स्थान पे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद जापान का स्थान होता है। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों की आकार की सामान्यतया होती है, कैसी होती है, आयताकार होती है। आकार की को देख लीजिएगा, इसे भी क्वेश्चन आते हैं। किस वाताग्र का ढाल सर्वाधिक होता है, तो शीत वाताग्र का ढाल सर्वाधिक होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। टॉर्नेडो से सर्वाधिक प्रभावित यूएसए के अलावा दूसरा देश है। टॉर्नेडो कहाँ पे सबसे ज्यादा आता है, यूएसए में आता है, 90% यूएसए में आता है, 10% अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये 2 देश जो है सर्वाधिक प्रभावित इससे होने वाले हैं। अर्ध दैनिक ज्वार का समय अंतराल कितना होता, अर्ध दैनिक ज्वार का कह रहा है, तो 12 घंटा 26 मिनट में अर्ध दैनिक ज्वार आता है। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपा करके मेरा कमेंट बॉक्स जरूर से खोल करके देख लीजिए। आप कमेंट करिए चाहे मत करिए, लाइक यदि अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, थोड़ा मनोबल बढ़ता है। लेकिन कमेंट बॉक्स आप खोलिए, उसमें देख लीजिए कोई संशोधन पड़ा है या नहीं पड़ा है, या कहीं पे भी इस वीडियो में किसी का आंसर गलत हुआ हो तो आप उसको हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर मैं उसको जस्टिफाई करके उसको मैं संशोधित उत्तर इसमें डालूंगा। मैं जानता हूँ कि कुछ मित्र हमको लगातार कमेंट करते रहते हैं, मेल करते हैं और बात भी होती रहती है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और जैसा भी होगा इसका फीडबैक मुझे अवश्य उपलब्ध कराएंगे।